हमारी स्टोरी शुरू होती है एक औरत के रोने से और नरेटर कहता है कि इस दुनिया में कुछ लोग इतने अनलकी होते हैं कि तुम्हें उनके लिए जेन्युइनली पूरा लगने लगता है। वो औरत किसी अजीब से मॉन्स्टर से भाग रही होती है, एक ऐसा क्रीचर जिसके कई हाथ होते हैं और वो आसपास के लोगों पर हमला कर रहा होता है। नरेटर बताता है कि कैंग भी उन्हीं अनलकी लोगों में से एक था। फिर सीन कट होता है एक छोटे लड़के की तरफ जो टीवी पर मॉन्स्टर अटैक्स की न्यूज देख रहा होता है। खबर में बताया जाता है कि कैंग के पेरेंट्स की भी मौत हो गई थी जब वो उसे स्कूल से लेने जा रहे थे। जैसे ये काफी नहीं था, उसके रिश्तेदारों ने न सिर्फ उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली बल्कि उसे सड़कों पर छोड़ दिया एक ऑर्फन की तरह। लेकिन सड़कों पर जीने ने उस लड़के में एक जबरदस्त डिटर्मिनेशन पैदा कर दी। सर्वाइवल के लिए वो सड़ा हुआ खाना तक खा लेता था। धीरे धीरे उसे एक जॉब मिली और उसने पढ़ाई शुरू की जैसे कोई पागल हो गया हो, दिन में काम और रात में सिर्फ 4 घंटे सोकर। वो बहुत टैलेंटेड और मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ क्रूअल ही रही। उसे कभी भी थोड़ी सी भी किस्मत नहीं मिली। उसके साथ बदकिस्मती का सिलसिला चलता ही रहा। एक बार जब वो एग्जाम देने गया तो उसका अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया और उसे एग्जाम छोड़ना पड़ा। अगली बार जब एग्जाम देने जा रहा था तो बीच रास्ते में बस पलट गई और वो देर से पहुंचा, एग्जाम मिस हो गया। एक दिन घर से निकलने ही वाला था कि एक साइकिल गिरी और समहाउ उसके दरवाजे में फंस गई, जिससे वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाया और स्कूल मिस हो गया। चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, ऐसे अनगिनत अनलकी इंसिडेंट्स उसकी लाइफ में होते रहे और वो बार बार फेल होता गया। वो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था, ना हंटर बन पाया, ना कोई ढंग की जॉब मिली। लेकिन फिर भी उसके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी, अवेकनिंग। कहा जाता है कि कुछ लोग गॉड्स द्वारा चुने जाते हैं जिनके अंदर हिडन पावर्स होती हैं जो 20 साल की उम्र में जागती हैं। यही अवेकनिंग हंटर बनने की आधी जर्नी होती है। इसलिए कैंग हर दिन खुद को ट्रेन करता रहा ताकि जिस दिन उसकी अवेकनिंग हो वो तैयार हो। लेकिन लगता है किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया, क्योंकि जब उसका हंटर रैंक टेस्ट हुआ तो उसे एफ रैंक मिला, यानी सबसे लोवेस्ट। एग्जामिनर ने कहा कि उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। अगर 1% लोग टॉप तक पहुंचते हैं तो वो उस 1% में है जो सबसे नीचे है। ऊपर से एग्जामिनर ने हंस दिया, जिससे कैंग की सारी उम्मीद टूट गई। टाइम बीत गया और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कैंग अब 25 साल का है। एक वुल्फ जैसे क्रीचर से लड़ रहा होता है जो उस पर हमला करता है। वो अपनी शील्ड से बचाव करता है, लेकिन उसकी कोशिश इतनी जोरदार होती है कि उसका हाथ ही टूट जाता है। वो क्रीचर गुस्से में फिर से उस पर झपटता है, लेकिन कैंग उसकी क्लॉस पकड़ लेता है और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसे पलट देता है। फिर गिरते हुए उसके नाक पर एक जोरदार नी मारता है। क्रीचर जमीन पर जोर से गिरता है और कैंग किसी से कहता है, प्लीज आप टू मैजिक यूज कर लो, सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। वो लड़की जो मग्गे होती है फायरबॉल चार्ज कर रही होती है और सार्कास्टिकली कहती है, थोड़ा रुक जा, ह्यूमन शील्ड अभी कंसंट्रेट कर रही हूँ। कांग को एहसास होता है कि उसने गलत लोगों के साथ टीम बना ली है, एक मेज और दूसरा टैंक। पर अब हालात खराब हैं, दूसरे टैंक का हाथ कट गया है और मेज अपनी मैजिक सही से यूज ही नहीं कर पा रही। ये वुल्फ फेस्ड मॉन्स्टर्स नल्स कहलाते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन एफ रैंक मेज अकेले 2 नल्स से नहीं लड़ सकता। एक शून्य फिर से उठ खड़ा होता है और कैंग को एहसास होता है कि वो बस उससे थकाने के लिए मरते मरते बचा है। तभी मेज फाइनली स्पेल चार्ज कर लेता है और कैंग को बोलता है, साइड हो जाओ। वो आग का तीर छोड़ता है और कहता है कि वो दोनों मॉन्स्टर्स को एक ही वार में खत्म कर देगा। कैंग और दूसरा हंटर थोड़ी राहत महसूस करते हैं, लेकिन तीर टारगेट से पहले ही जमीन पर गिर जाता है। सब शॉक में खड़े रह जाते हैं। कैंग गुस्से में चिल्लाता है, पागल है क्या, मैजिक बर्बाद कर दिया, अब हम मर गए। तभी दूसरा हंटर अपनी तलवार गिरा देता है और कैंग देखता है कि वो नल के नीचे दबा हुआ है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। कैंग खुद दूसरे नल से लड़ रहा होता है तो कहता है, होल्ड ऑन, आ रहा हूं। लेकिन तभी वो देखता है कि मेज ने पोर्टल खोल लिया है और भाग रहा है। वो पूरी शेमलेसनेस से कहता है, तुम तीनों तो मरने वाले हो, कम से कम एक तो बचे। और कैंग को फिर ह्यूमन शील्ड कहकर मजाक उड़ाता है। नरेटर बताता है कि कैंग एक टैंकर है, मतलब वो लोग जिनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती। ऐसे लोगों को ह्यूमन शील्ड्स कहा जाता है क्योंकि वो दूसरों के लिए मरने लायक समझे जाते हैं। कैंग देखता है कि दूसरा हंटर नल के नीचे दबा हुआ है और लगभग मरने वाला है। वो सोचता है कि शायद पोर्टल से भाग जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि किसी बेकार इंसान को बचाने की कोशिश में मरना बेकार होगा। लेकिन तभी कोई आवाज आती है, तुम्हें चुना गया है एसमाउंट, ट्रायल्स और सफरिंग के गॉड द्वारा। कैंग कुछ समझ नहीं पाता। वो देखता है कि सामने एक सफेद बालों वाली खूबसूरत औरत खड़ी है। वो गुस्से में पूछता है, पोर्टल कहाँ गया? औरत अचानक जोर से चीखती है और कहती है, अब से तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतना होगा। कैंग कुछ नहीं समझता, बस अपने कान ढक लेता है उस भयानक चीख से। तभी वो औरत दीवार से कूदकर नीचे आती है, जमीन फट जाती है। कैंग कुछ समझ ही नहीं पाता और पीछे से नल उसके सीने में अपने क्लॉज घुसा देता है। वो औरत अजीब
अजीब मुस्कान के साथ उसे देखती है और कहती है, कृपया सही फैसला लो। फिर सीन कट होता है दूसरे हंटर पर, वही जो नल के नीचे दबा था। उसका नाम किम चुनिक होता है। वो मरते मरते सोचता है कि उसकी लाइफ कहाँ गलत हो गई। फ्लैशबैक में दिखता है कि वो अपने ड्रंक पिता और माँ के साथ रहता था। उसके पिता उसकी माँ को मारते पीटते थे। एक दिन उसकी माँ तंग आकर उन्हें छोड़ देती है। कुछ समय बाद उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और फिर किम अपनी दादी के साथ रहने लगता है। वही उसकी एकमात्र फैमिली थी। मॉन्स्टर्स के आने से पहले किम बस एक नॉर्मल लड़का था जो अपनी दादी के साथ शांत जीवन जी रहा था और जितना हो सके उनकी मदद करता था। वो एक नॉर्मल नौकरी करने वाला इंसान था, बस एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की तरह काम करता था। हंटर्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसकी दादी अचानक एक रेयर बीमारी से गिर पड़ी और डॉक्टर ने कहा कि इलाज बहुत महंगा पड़ेगा। इतना बड़ा खर्चा उठाने का कोई तरीका नहीं था, तो उसे समझ आ गया कि उसे किसी भी तरह जल्दी से पैसा चाहिए, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। तभी उसने फैसला किया कि वो हंटर बनेगा। लेकिन जब वो 20 साल का हुआ तो हंटर एग्जाम में फेल हो गया। हालात और भी खराब हो गए, पर उसकी दादी ही उसकी एकमात्र फैमिली थी और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बहुत मेहनत और स्ट्रगल के बाद आखिरकार वो हंटर बन गया। फिर सीन कट होता है प्रेजेंट में, जहां उस पर हमला हो रहा है और वो लगभग मरने वाला है। अपनी यादों में किम सोचता है कि उसे उस मेज की बात मानकर इस मिशन पर नहीं जाना चाहिए था। उसे पहले से शक था कि वो आदमी किसी न किसी वक्त उसे छोड़कर भाग जाएगा। नल के साथ ताकत की लड़ाई में हारते हारते वो सोचता है कि जब वो नहीं रहेगा तो उसकी दादी का क्या होगा, उनकी ट्रीटमेंट कौन करेगा। तभी अचानक वो वुल्फ उस पर हमला करना बंद कर देता है और एक तलवार उड़ती हुई उसके कान के पास जा लगती है, जिससे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। किम शॉक में रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कि अभी क्या हुआ या वो कैसे जिंदा बच गया। फिर कहानी कुछ पल पीछे जाती है जब कैंग पर वुल्फ ने हमला किया था। वो सफेद बालों वाली औरत उसकी तरफ इशारा करके कहती है कि उसके पिछले जन्म में वो एक डीमन था और इसी वजह से उसकी जिंदगी इतनी बैड लक से भरी हुई है। कैंग कुछ नहीं समझ पाता, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। तब वो औरत उस वुल्फ के पंजे पर हाथ रखती है और वो पंजा ऐसे गायब हो जाता है जैसे कागज हो। कैंग अपने पेट को छूता है और देखता है कि उसकी चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो लड़की से पूछता है कि सब क्या हो रहा है और क्या उसने सही सुना कि वो डीमन था। लड़की फिर से समझाती है कि हाँ, वो अपने पिछले जन्म में डीमन था और थोड़ी देर के लिए हमें उसका पास्ट लाइफ का ग्लिम्स भी दिखता है। कैंग अब भी कुछ नहीं समझ रहा होता, लेकिन लड़की कहती है कि मानो या मत मानो, चॉइस तुम्हारी है, पर अगर तुमने अपने पिछले कर्मों का हिसाब नहीं चुकाया तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम ट्रायल्स पूरे कर लोगे तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और तुम्हें हर ट्रायल की डिफिकल्टी के हिसाब से रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसलिए तुम्हें ये मिशन एक्सेप्ट करना होगा, ये ही एक रास्ता है तुम्हारे लिए सुखी जिंदगी जीने का। फिर वो लड़की उसकी तरफ भागती है और कहती है, चलो अब पहला ट्रायल शुरू करते हैं। मिशन था हंटर किम चुनिक को सेफली इस दुनिया से बाहर निकालना। कैंग गुस्से में बोलता है, कौन सी दुनिया बचानी है, हम दोनों तो मिलकर भी पहले उन मॉन्स्टर्स को नहीं संभाल पाए थे, अब क्या कर लेंगे। लड़की उसकी बात बीच में काटते हुए एक अजीब सी चमकती नीली पत्ती निकालती है और कहती है, ये है तुम्हारा रिवॉर्ड। फिर सीन वापस आता है जहां किम लगभग मर ही रहा था। अब कैंग सोर्ड लेकर मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ता है। दोनों नल्स उसे देख लेते हैं और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर लड़ने की तैयारी करता है। जैसे ही वो दोनों उस पर झपटते हैं, कैंग किसी चीज की बोतल खोलता है, अंदर से एक मैजिक स्पेल निकलती है। उसकी तलवार उस जादू से घिर जाती है और ब्लेड बेहद तेज हो जाता है। नई ताकत के साथ वो दुश्मनों की तरफ बढ़ता है, शील्ड से उनके हमले रोकता है, बैटलफील्ड में बिजली जैसी स्पीड से भागता है और इनकमिंग अटैक्स को डॉज करता है। फिर वो एक मॉन्स्टर के नीचे से स्लाइड करता है और तलवार ऊपर की ओर खींचता है, जिससे वो शून्य पूरी तरह छेद दिया जाता है। मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाता है और कैंग इस मौके का फायदा उठाकर एक फाइनल स्ट्राइक लगाता है। गुस्से और हिम्मत के साथ वो तलवार पूरी ताकत से अंदर घोंप देता है। मॉन्स्टर क्लॉ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। हालांकि उस मॉन्स्टर के क्लॉ से कैंग के हाथ पर हल्की सी चोट आ जाती है, लेकिन उसे राहत मिलती है कि एक शून्य तो गया। तभी दूसरे शून्य का हमला आते आते वो किसी तरह पीछे हटता है, वरना उसका आधा शरीर चबाया जा सकता था। कैंग गाली देता है क्योंकि उसकी तलवार अभी भी पिछले दुश्मन के अंदर फंसी हुई है और अब उसे वापस लाना पड़ेगा। तभी उस लड़की की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, ट्रायल्स ऐसे ही बनाए जाते हैं जहां तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होती है, याद रखो ये बात। कैंग एक छोटा डैगर निकालता है और तय करता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। वो उस बीस्ट पर झपटता है और चिल्लाता है, आ जा ना, जितना दम है लगा ले। मॉन्स्टर का क्लॉ अटैक आते ही
उसका इंजर्ड आर्म कमजोर पड़ जाता है और वो लगभग डैगर गिरा देता है, लेकिन किसी तरह संभलता है और पूरी ताकत लगाकर नोल के वाइटल स्पॉट पर वार करता है। डैगर अंदर तक धंस जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। कैंग गहरी सांस लेता है, राहत की सांस, लेकिन फिर याद आता है कि किम अब भी खतरे में। वो अपनी तलवार निकालता है, उसे पूरी ताकत से फेंकता है और सीधा उस नल को लगती है जो किम को पकड़े हुए था। एक ही वार में वो भी खत्म। कैंग थका हुआ जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। तभी उसके दिमाग में एक आवाज आती है, ट्रायल पूरा हुआ, रिवॉर्ड ग्रांटेड। वो बेहोश हो जाता है। फिर कोई उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, उठो जल्दी। सीन कट होता है, वही सफेद बालों वाली लड़की खड़ी है, इम्पेशेंट होकर उसे फिर मारने ही वाली है अगर वो नहीं उठा तो। कैंग अभी भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन लड़की उसे एक कागज देती है और कहती है, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। वो हैरान होकर पूछता है, ये बस एक पीस ऑफ पेपर है? लड़की झल्ला जाती है और कहती है, शुक्र मनाओ, मैंने इसे प्रिंट करके दिया है। अचानक वो कागज एक हाईटेक सिस्टम स्क्रीन में बदल जाता है और लड़की खुद बोलती है, वाह, अब तो सच में जमाना बदल गया है। वो कहती है, मिशन पूरा नहीं हुआ है अभी, अगली बार ऐसे बेहोश मत हो जाना। फिर बस गुड बाय कहकर गायब हो जाती है। कैंग ध्यान से अपने रिवॉर्ड को देखता है और पता चलता है कि उसे एक साथ कई नई एबिलिटीज मिली हैं। एक 3 स्टार हीलिंग एबिलिटी, जिससे वो दूसरों को हील कर सकता है और चाहे तो अपनी एचपी सैक्रिफाइस करके एक्स्ट्रा हील कर सकता है। दूसरी एवोल्यूशन एबिलिटी जो उसकी डिफेंस बढ़ाती है, और लिखा है कि जब उसकी होली पावर 50 पहुंचेगी तो वो इवॉल्व होगा। वो समझाता है कि ज्यादातर हंटर्स के पास सिर्फ एक स्टार स्किल्स होती हैं, हाई रैंक वाले ही 2 स्टार सीख पाते हैं और 3 स्टार तो बहुत रेयर होते हैं। इसलिए वो खुश हो जाता है कि आखिर उसकी मेहनत का फल मिला। लेकिन फिर उसे याद आता है कि लड़की ने कहा था मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, उसे किम को अभी भी बाहर निकालना है। वो उसके पास जाता है, माफी मांगता है कि वो उसे भूल गया और सोचता है कि शायद वो मर ही गया हो। कैंग देखता है कि किम बहुत कमजोर है और अस्पताल ले जाने का समय नहीं है। तभी उसे याद आता है उसकी नई हीलिंग पावर। वो किम से कहता है, तुम ठीक हो जाओगे, और अपनी मैजिक यूज करता है। किम का शरीर नल्स के हमलों से बुरी तरह घायल था, लेकिन कैंग की मैजिक उसकी सारी चोटें ठीक कर देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर सीन बदलता है हंटर मैनेजमेंट ऑफिस में। वही धोखेबाज मेज अंदर आता है, गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कि उसे अचानक क्यों बुलाया गया। वो कमरे में घुसते हुए एटीट्यूड में कहता है, जल्दी निपटा लो, मुझे जल्दी है। लेकिन कमरे के अंदर कई हंटर्स पहले से मौजूद थे, जो उस मैच से, जिसका नाम था मून समन, बात करने आए थे उसकी पिछली मिशन के बारे में। लेकिन वे कमरे में अकेले नहीं थे, क्योंकि वहां प्रोटैगोनिस्ट भी मौजूद था। जैसे ही मून ने उसे देखा, वो हैरान रह गया कि वो लड़का जिंदा कैसे है। हंटर्स ने मून को बैठने को कहा, लेकिन वो दरवाजे की तरफ भागने लगा तो उन्होंने उसे रोकने का ऑर्डर दे दिया। वो डरपोक हॉलवे में भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक और हंट्रेस उसे पकड़ लेती है और इमोबिलाइज कर देती है, कहते हुए कि उसने पिछली मिशन में अपने साथी को छोड़ दिया था। वो बताती है कि किसी स्क्वाड कमांडर का अपने साथियों को दूसरी दुनिया में छोड़ देना बहुत बड़ा क्राइम है। मून खुद को बचाने की कोशिश करता है, पूछता है कि क्या उनके पास कोई सबूत है कि उसने जानबूझकर उन्हें छोड़ा। लेकिन हंट्रेस एक स्क्रीन दिखाती है और बताती है कि उन्होंने सब रिकॉर्ड किया है। अब वो कुछ भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसका स्पेल फेल हुआ तो उसने एक सेकंड भी सोचे बिना भाग लिया, और यही बात कोर्ट में उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी। मून ये सुनकर डर जाता है कि उसे रिकॉर्ड किया गया था, और दूसरी तरफ पास वाले कमरे में प्रोटैगोनिस्ट सब कुछ सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद हंट्रेस प्रोटैगोनिस्ट के पास जाती है और उसकी मदद के लिए उसे थैंक्स कहती है। बताती है कि ये सबूत केस सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। वो ये भी कहती है कि उसके लिए इतना सब झेलना बहुत मुश्किल रहा होगा। वो बताती है कि कई बार दूसरी दुनिया में हंटर्स ने दूसरे हंटर्स को मार दिया है, लेकिन उन केसों के सबूत मिलना बहुत रेयर होता है। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि अच्छी बात है कि वो हमेशा अपनी मिशन रिकॉर्ड करता है, और इस बार भी उसने किया था। नरेटर बताता है कि दूसरी दुनिया में किसी की जान लेना बहुत आसान था, इसलिए हंटर्स हमेशा अपने पार्टनर्स बहुत ध्यान से चुनते थे। मून के केस में उसका अटैक फेल होते ही उसने बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं किया और भाग गया। उसकी सोच में बाकी लोग बस ह्यूमन शील्ड्स थे, जिनको वो पैसे देकर अपनी जगह मरने भेजता था। हंट्रेस फिर बोलती है कि वीडियो देखने के बाद उसे लगा कि प्रोटैगोनिस्ट किसी नॉर्मल रैंक टैंकर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पूछती है कि वो इतना पावरफुल होकर भी टैंकर क्यों बना है। वो कहती है अगर वो आर्मी ज्वाइन करे तो उसे मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए हथियार मिलेंगे। प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि फायर आर्म्स डिफेंसिव मॉन्स्टर्स के खिलाफ ठीक से काम नहीं करते, और इस लाइफ में उसने पहले ही बहुत मिसफॉर्चून देखा है, इसलिए अब वो अपने तरीके से हंटर बनना चाहता है। उस बातचीत के बाद प्रोटैगोनिस्ट ऑफिस से निकलता है, थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हुए, और मन ही मन सोचता है कि मून को अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बितानी चाहिए। रास्ते में उसे किम मिलता है, जो उसे तुरंत पहचान लेता है। किम उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसकी जान बचाने के लिए थैंक करता है। फिर कहानी कुछ दिन पहले की फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां किम अस्पताल
अस्पताल में होश में आता है, प्रोटैगनिस्ट उसे वहां लाया था। उसे सब याद आता है कि बेहोश होने से पहले उसने कैंग को अपनी जान बचाने के लिए एनएलईएस से लड़ते देखा था। किम सोचता है कि उसे जिंदा नहीं बचना चाहिए था और समझ नहीं पाता कि प्रोटैगनिस्ट ने मॉन्स्टर्स को कैसे हराया या उसने उसे क्यों बचाया। तभी उसकी दादी की आवाज आती है, जो बहुत परेशान है क्योंकि वो पूरा जख्मी पड़ा है। वो उसे डांटती है कि वो इतनी डेंजरस मिशन पर क्यों गया, क्या वो पागल हो गया है, क्या मरना चाहता है। किम कहता है, दादी प्लीज शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा, मैं ठीक हूँ। पर दादी कहती है, ठीक है, तेरा हाल देख, हड्डियों का ढांचा बन गया है। वो जवाब देता है कि कम से कम वो जिंदा तो है। दादी कहती है कि अगर वो मर भी जाए तो ठीक है, क्योंकि वो पहले ही बीमार है, लेकिन किम को अब किसी मिशन पर नहीं जाना चाहिए। किम अपने अच्छे टाइम्स याद करता है जो उसने अपनी दादी के साथ बिताए थे और सोचता है कि उसे बस उनके साथ शांति से जिंदगी जीनी है। फिर उसकी दादी रोते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो अपनी जिंदगी ऐसे मत फेंके। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। किम सड़क पर प्रोटैगनिस्ट के सामने झुककर उसे धन्यवाद दे रहा होता है, बड़ा सीन बना देता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि दूसरी दुनिया में आप सिर्फ अपने साथियों पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए उसने उसे बचाया था। वो कहता है कि वो भी डर गया था, कोई हीरो नहीं है जैसा किम सोच रहा है। लेकिन किम फिर भी उसे एडमायर करता रहता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है, बस करो यार। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो किम को ये नहीं बता सकता कि उसने उसे सिर्फ मिशन की वजह से बचाया था और उम्मीद नहीं थी कि वो फिर मिलेंगे। वो धीरे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किम कहता है कि कम से कम उसे उसका एहसान चुकाने दे। तभी एक बार फिर प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में वही आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि एक नया ट्रायल आया है और बताती है कि किम की माँ बीमार है। प्रोटैगनिस्ट को उसकी सर्जरी के लिए 150 मिलियन वॉन डोनेट करने होंगे। वो हैरान रह जाता है, सोचता है कि अब उसे इस आदमी की मदद फिर से क्यों करनी चाहिए। आवाज कहती है कि अगर वो ये करे तो उसे स्टेट बूस्ट और एक नई 1 स्टार स्किल मिलेगी। वो अपना बैंक अकाउंट चेक करता है, पैसे हैं, लेकिन वही उसके कई सालों की पूरी कमाई है। वो दुखी महसूस करता है क्योंकि ये उसकी पूरी लाइफ सेविंग्स थी। लेकिन जब उसे याद आता है कि लड़की ने कहा था कि इससे उसका कर्म साफ होगा, तो वो डोनेशन करने का फैसला करता है। वो बताती है कि जब से उसने पथ ऑफ ट्रायल्स चुना है, अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। अगर उसने मिशन छोड़ दिया तो उसे सारे रिवॉर्ड्स खोने होंगे और उसका कार्मा इतना बुरा हो जाएगा कि वो शायद कोमा में चला जाए। ये सोचकर प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसे मिशन पूरे करने ही होंगे। वो सोचता है कि इनाम छोटा है, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो आगे के ट्रायल्स भी नहीं कर पाएगा। वो सोचता है कि हंटर प्रोफेशन कितना प्रॉफिटेबल है और अगर वो एक मशहूर हंटर बन गया तो 150 मिलियन वॉन तो वो फिर से कमा ही लेगा। वैसे भी एफ रैंक हंटर होने की वजह से उसे हंटर मार्केट की एक्सेस नहीं है, तो एक नई स्किल मिलना उसके लिए फायदेमंद है। काफी सोचने के बाद वो हंटर एसोसिएशन को कॉल करता है, डोनेशन करता है और अपनी नई स्किल पा लेता है जो अभी रिवील नहीं की जाती। इसके बाद सीन बदलता है, एक टेस्ट चल रहा है। एग्जामिनर पार्टिसिपेंट्स को बुलाता है और बताता है कि ये एक वर्चुअल रियलिटी टेस्ट होगा जहां सबको प्री मेड कैरेक्टर्स मिलेंगे। हर कैरेक्टर की अपनी क्लास और रोल होगी और मिशन उसी हिसाब से पूरी करनी होगी। वो कहता है कि जो रोल मिला है उस पर शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप स्किल्ड हैं तो आपका कैरेक्टर मिशन पूरा कर लेगा, अगर फेल हुए तो गलती आपकी होगी, कैरेक्टर की नहीं। फिर एग्जामिनर प्रोटैगनिस्ट का नाम लेता है और कहता है कि कोइंसिडेंटली और नॉट उसे ग्रुप का टैंकर रोल मिला है। उसका मिशन है कि वो 5 मिनट तक नोल्स के अटैक को झेले, जो वो पहले भी एक बार कर चुका है। सिस्टम उसे सोर्ड और शील्ड देता है और सबके स्टैट्स को 30 पर लॉक कर देता है। उसे शुभकामनाएं दी जाती हैं और वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे 4 एनएलई से मिलते हैं जो उस पर घूर रहे होते हैं और अटैक की तैयारी करते हैं। एग्जामिनर बाहर से सब ऑब्जर्व करते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे अपने स्टैट्स थोड़े से बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, अब आखिर उसका एक स्टेट 30 तक पहुंच गया है। तभी एक एग्जामिनर उसकी परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट लेने लगता है। प्रोटैगनिस्ट के पास अब गार्डियन शील्ड नाम की नई स्किल होती है जो टैंकर्स के लिए परफेक्ट है। वो इसे टेस्ट करने का सही समय समझता है। नोल्स उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह डटा रहता है। एक मॉन्स्टर उसे काटने की कोशिश करता है, पर वो अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक कर देता है। तभी एक और मॉन्स्टर पीछे से उसके ऊपर क्लॉज से अटैक करता है, लेकिन वो झट से कूद जाता है और बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर लगने वाला वार बचा लेता है। मॉन्स्टर की क्लॉज जमीन पर जा लगती हैं और लड़ाई और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। फिर वो क्रीचर के पास जाता है और उसे जोर से रिब्स में लात मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर उड़कर एक और मॉन्स्टर से जा टकराता है। ऊपर से एक और अटैक आता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अलर्ट रहता है और अपनी तलवार और शील्ड दोनों से खुद को डिफेंड कर लेता है। उसे एहसास होता है कि सारे कैरेक्टर स्टैट्स का 30 पर लॉक होना एक्चुअली बुरा नहीं है, क्योंकि इस कैरेक्टर का शरीर उसके असली शरीर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिव है। अपना बैटल एक्सपीरियंस मिलाकर अब वो नल्स को पहले से कहीं बेहतर संभाल पा रहा था। इस बार
फिर एग्जामिनर्स का ध्यान उसकी तरफ जाता है। एक ऑपरेटर कमेंट करता है कि प्रोटोगोनिस्ट की सिचुएशंस को पढ़ने और रिएक्ट करने की एबिलिटी बहुत इंप्रेसिव है और बाकी सभी कैंडिडेट्स में वो सबसे केपेबल है, भले ही वो सिर्फ एक टैंकर हो। प्रोटोगोनिस्ट लड़ता रहता है, अपनी शील्ड से नल के अटैक ब्लॉक करता हुआ। लड़ाई के बीच में वो एक मॉन्स्टर को इतनी जोर से फेंकता है कि वो दूर जा गिरता है, जिससे वो क्रीचर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर तीन और एनपीसी को गुजरते देखता है और प्रोटोगोनिस्ट को छोड़कर उनकी तरफ भाग जाता है। एग्जामिनर कहता है कि इस टैंकर टेस्ट का एक मकसद ये भी है कि देखा जाए प्रोटोगोनिस्ट अपने साथियों की कितनी अच्छी तरह रक्षा कर पाता है और क्या उसने उन एनपीसी को नोटिस भी किया। शून्य उन पर चार्ज करता है, लेकिन तभी प्रोटोगोनिस्ट अपनी नई स्किल गार्डियन शील्ड एक्टिवेट करता है, जो अपने आप सारे एलएलईएस का ध्यान उसकी तरफ खींच लेती है। कमाल की बात यह है कि वो तीनों के अटैक एक साथ झेल लेता है। एक अटैक तो वो पीछे से तलवार से ब्लॉक करता है। एग्जामिनर्स उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाते हैं। वो अपने मन में समझाता है कि ये एबिलिटी दुश्मनों की अग्रेशन को रीडायरेक्ट करती है और सबको अपने ऊपर खींच लेती है। वो सोचता है कि कर्मा क्लेंस करने की इस जर्नी में वो धीरे धीरे ज्यादा अल्ट्रुइस्टिक यानी दूसरों के लिए त्याग करने वाला बनता जा रहा है, अपनी टीम की भलाई के लिए खुद को खतरे में न डालने वाला। टैंकर का असली रोल यही होता है, सबसे आगे खड़े होकर पूरी टीम को प्रोटेक्ट करना। अगर कुछ गलत होता है तो सबसे पहले वही गिरता है और इसीलिए टैंकर्स की इतनी ज्यादा डिमांड होती है। कभी ऐसा वक्त था जब लोग टैंकर बनना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत पैसा मिलता था, लेकिन वक्त के साथ लोग इस प्रोफेशन से दूर भागने लगे क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। रिस्क ज्यादा थी पर रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा था और प्रोटैगनिस्ट के लिए यही परफेक्ट प्रोफेशन था। उसके लिए ये बाकी नौकरियों की पेपरवर्क और ब्यूरोक्रेसी वाली लाइफ से कहीं बेहतर थी। टैंकर की लाइफस्टाइल उस पर बिल्कुल फिट बैठती थी। वो सोच में इतना खो जाता है कि ध्यान ही नहीं देता कि टेस्ट खत्म हो चुका है और सारे मॉन्स्टर्स गायब हो चुके हैं। अब उसकी प्राथमिकता है प्रमोशन पाना और एफ रैंक को पीछे छोड़ना, क्योंकि इस रैंक में वो हाई लेवल रेड्स में हिस्सा भी नहीं ले सकता और वैसे भी वो लो रैंक वाले टैग से छुटकारा पाना चाहता है। वो ऊपर स्क्रीन की तरफ देखता है जहां रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं और सब लोग हैरान रह जाते हैं। प्रोटोगोनिस्ट ने हासिल किया है S+ रैंक यानी परफेक्ट स्कोर। सीन बदलता है, अब हम हंटर एसोसिएशन में है। एक एग्जामिनर कई लोगों को फेल कर रहा होता है और उन्हें पैथेटिक कह रहा होता है। वो बोलता है ये लोग तो बेसिक टेस्ट भी पास नहीं कर पाते, तो सोच क्या रहे थे जब अप्लाई किया। वो पूछता है क्या इन्हें अपनी लिमिट्स का भी अंदाजा नहीं, बैटलफील्ड कोई खेल का मैदान नहीं है। बात करते हुए उसे अपने पुराने ट्रॉमा की झलक याद आ जाती है, लेकिन तभी उसे एक फाइल दिखती है जो उसका ध्यान खींच लेती है। वो प्रोटोगोनिस्ट का रिकॉर्ड देखकर हैरान रह जाता है, कहता है कि इस बंदे ने टैंकर का एकदम आइडियल बिहेवियर दिखाया और सबसे बड़ी बात उसने पूरे टेस्ट में एक भी हिट नहीं खाई। उसने मॉन्स्टर्स का अटैक खुद पर लिया और साथियों को बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट किया। यही बेसिक ट्रायल्स में सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। तभी उसे एक और स्टाफ बुलाता है और पता चलता है कि वही एग्जामिनर एक टीम लीडर भी है। टेस्ट की तरफ वापस आते हैं। एक हंट्रेस समझाती है कि अगले फेज में पार्टिसिपेंट्स को 5-5 के टीम्स में बांटा जाएगा। 2 टीम्स को एक कॉम्बैट ट्रायल करना होगा। उन्हें एक ई रैंक जोन में टेलीपोर्ट किया जाएगा और पास होने के लिए उन्हें उस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। सिर्फ वही लोग आगे बढ़ेंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। आज होगी हर पार्टिसिपेंट को एक रैंडम जोन में भेजा जाएगा और उन्हें अपने टीममेट्स का पता वहां पहुंचने पर ही चलेगा। टीम लीडर्स भी रैंडम तरीके से चुने जाएंगे। वो नाम बोलना शुरू करती है। टीम 1 का लीडर होगा मिनह्यंग, एक ब्लॉन्ड लड़का। टीम 2 का लीडर होगा जो हैमबिल, जो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि वो लीडर कैसे बन गया, पसीने पसीने हो रहा है। दोनों से कहा जाता है कि वो रॉक पेपर सिजर्स खेलें ताकि पता चले कौन पहले टीम मेंबर चुनेगा। मिन जीत जाता है और सबसे पहले अपने टीम के लिए एक टैंकर चुनता है। जो कहता है कि अगर टीम की फ्रंट लाइन मजबूत हो तो रैड्स बहुत आसान हो जाती हैं, बस बाकी लोग अपने रोल ठीक से निभाएं। मिन एक बहुत मसलर आदमी को टैंकर के तौर पर चुनता है। जब जो की बारी आती है तो वो और ज्यादा नर्वस हो जाता है। देखता है अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। वो कंग की तरफ देखता है और थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है तू सच में टैंकर है? इतना पतला पतला लग रहा है। लेकिन फिर सोचता है कि कुछ न होने से बेहतर है तो कैंग को अपनी टीम में ले लेता है। टीम सिलेक्शन खत्म होती है और एग्जामिनर समझाता है कि असली लड़ाई में कोई उन्हें में बचाने नहीं आएगा, तो अगले 30 मिनट में सब तैयारी करें और अपने टीममेट्स को जाने। मेन की टीम खुश है कि उनके पास एक सॉलिड टैंकर है और वो लोग स्ट्रैटेजी प्लान करने लगते हैं। लीडर कहता है कि अगर सब अपनी अपनी पोजीशन पर टिके रहे तो सब ठीक रहेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रोटोगोनिस्ट की टीम में माहौल बहुत अजीब है। लीडर जो इतना नर्वस है कि कुछ बोल नहीं पा रहा। ये देखकर प्रोटोगोनिस्ट खुद बात शुरू करता है और पूछता है क्या हम भी कोई स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले हैं या नहीं। ये सुनकर जो थोड़ा अजीब तरह से चिल्लाने लगता है, टीम को मोटिवेट करने की कोशिश में पूछता है तो किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी है क्या। उसी वक्त
वक्त वही एग्जामिनर प्रोटैगोनिस्ट को ऑब्जर्व करता रहता है। वो कहता है कि इस लड़के ने पहले वाले टेस्ट में फेल किया था, लेकिन उसमें पोटेंशियल है, बस थोड़ी टैलेंट की कमी है। 30 मिनट पूरे हो जाते हैं और एग्जामिनर्स अनाउंस करते हैं कि टेस्ट अब शुरू होने वाला है। सीन कट होता है, अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हैं। मीन की टीम एक ग्रासी फील्ड में चल रही होती है, सब अपनी अपनी क्लास के आउटफिट्स में। तभी टैंकर चिल्लाता है, सब डॉज करो, और अचानक एक दुश्मन सामने आकर उसके शील्ड पर वार करता है। मिन चिल्लाता है, फॉर्मेशन बनाओ, आगे हथियारबंद ओनर्स हैं। टैंकर अपनी स्किल आयरन बॉडी एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी डिफेंस बढ़ जाती है और वो ऑर्क के अटैक रोकता रहता है। मिन अपनी लीडरशिप दिखाता है, हीलर को कहता है कि जरूरत पड़ने पर टैंकर को बफ और हील करे, बाकियों को ऑर्डर देता है कि ऑर्क्स पर अटैक करो। आर्चर एक ऑर्क पर तीर चलाता है जो अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो तो बस डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि सोर्ड्समैन नीचे झुककर ब्लेड से वार करने आता है। ऑर्क डिफेंड करता है और दोनों के हथियार टकराते हैं। तभी एक और ऑर्क मौका देखकर पीछे से सोर्ड्समैन पर कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश करता है। ये देखते ही टैंकर अपनी गार्डियन शील्ड स्किल यूज करता है, जिससे वो एग्जे वाले ऑर्क का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों के बीच शील्ड बनाम एग्जे की जबरदस्त टक्कर होती है। थोड़ी देर में बाकी दो ऑर्क्स भी अटैक में शामिल हो जाते हैं। तीनों एक साथ टैंकर पर टूट पड़ते हैं और वो पूरी कोशिश करता है कि उन्हें रोके रखे। मिन सोचता है कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे उनकी हालत खराब है, लेकिन हीलर के बफ्स और हीलिंग की वजह से वो अभी कुछ देर तक टिक सकते हैं। तो वो और आर्चर मौका देखकर ऑर्क्स को साइड से अटैक करने की तैयारी करते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी मिन को दूर से एक जोरदार ग्राउल सुनाई देता है और वो एकदम फ्रीज हो जाता है। वो ऊपर देखता है और सामने से एक बड़ी हॉर्ड ऑफ ऑर्क्स उनकी तरफ आती दिखती है, सब भारी हथियारों से लैस। वो गिनता है 8 और ऑर्क्स आ रहे हैं। लगता है पहले वाले 3 तो बस स्काउटिंग पार्टी थे। वो एक ऑर्क पर वार करता है और चिल्लाते हुए सबको कहता है, पीछे हटो, टैंकर के पीछे जाओ। अब हमें पता चलता है कि उस टैंकर का नाम जोंग सू है, जो तीनों ऑनर्स को रोकने की कोशिश में बुरी तरह जूझ रहा है और उसकी शील्ड लगभग टूटने की कगार पर है। हीलर उस कगार पर है। हीलर उस पर चिल्लाती है कि उसे फ्रंट लाइन पकड़ के रखनी होगी, नहीं तो सब लोग तुरंत मर जाएंगे। उधर एग्जामिनर्स दूर से ड्रोन से पूरा सीन देख रहे होते हैं। उनमें से एक माइक उठाता है और बोलना शुरू करता है। वो समझाता है कि ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। गवर्नमेंट का रैंकिंग सिस्टम सिर्फ हंटर्स को ऑनर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये भी देखने के लिए है कि हर रैंक का स्किल लेवल क्या है। लोग एक ई रैंक हंटर पर भरोसा करते हैं क्योंकि उनसे उसी लेवल के मिशन पूरे करने की उम्मीद होती है। एक एफ रैंक टैंकर अगर ऑर्क्स से लड़ने में स्ट्रगल कर रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर वो अब तक अकेला ही उन ऑर्क्स को हरा पाता तो वो ई से भी ऊपर रैंक के लिए टेस्ट दे रहा होता। उसका मतलब ये था कि इस टेस्ट को पास करने के लिए सिर्फ एक बंदे का स्किल्ड होना काफी नहीं है, सबको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, वरना सब साथ में फेल होंगे। मिन, जो लगभग गिर ही रहा था, मानता है कि एग्जामिनर सही है। अगर टैंकर गिर गया तो सब फेल हो जाएंगे। वो हीलर्स को ऑर्डर देता है कि टैंकर को जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दो, और कहता है कि जब तक वो ये कर रहे हैं वो और बाकी अटैकर्स पीछे से ऑर्क्स को घेर लेंगे। मिन आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से एक ऑनर्क पर वार करता है और दुश्मन का काउंटर अटैक मुश्किल से बचाता है। इसी बीच टैंकर कई वार झेलता है और उसका शील्ड लगभग टूटने की कगार पर होता है। लड़ाई जारी रहती है। आर्चर ऑर्क्स पर तीर चलाकर उनका ध्यान बंटाता है। हीलर्स लगातार सपोर्ट दे रहे हैं और बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वो टेस्ट पूरा कर लेते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर निकल आते हैं। सबसे पहले टैंकर बाहर आता है, घुटनों के बल गिर जाता है, पूरी तरह बेहोश और जख्मी। बाकी पार्टिसिपेंट्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी एक नर्स आती है और फर्स्ट एड देती है। बाकी टीम भी पूरी तरह थकी हुई होती है, लेकिन कम से कम उन्हें बधाई दी जाती है कि उन्होंने टेस्ट पूरा कर लिया। जैसे ही टैंकर को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है, अनाउंसर बोलता है कि अब बारी है प्रोटैगोनिस्ट की टीम की, जो ये सब देखकर ठिठक जाता है और सोचने लगता है कि क्या वो लोग सच में ठीक रह पाएंगे। वो और उसकी टीम पोर्टल से निकलकर सीधे एक दलदली एरिया में पहुंचते हैं। जो सोचता है कि उनका टैंकर तो टीम 2 वाले से भी कमजोर है, तो उसे फ्रंट लाइन पर रखना ही पड़ेगा। बाकियों के मन में भी यही बात चल रही होती है जब वो कीचड़ में चलते हैं। इस बीच प्रोटैगोनिस्ट पूरा फोकस्ड होता है। तभी अचानक जमीन पर किसी के भारी कदमों की आवाज आती है, जो सबको चिल्लाकर वार्न करता है कि कुछ आ रहा है और सबको फॉर्मेशन में आने को कहता है। तभी एक आर्म्ड गॉब्लिन उन पर झपटता है और कीचड़ में लैंड करता है। जैसे ये काफी नहीं था, सबको महसूस होता है कि उनके पैर कीचड़ में धंस रहे हैं। एग्जामिनर समझाता है कि आमतौर पर हंटर्स मिशन से पहले टेरेन एनालिसिस करते हैं, लेकिन इस टेस्ट में उन्हें ये मौका नहीं मिलेगा। उन्हें मिशन के बीच में ही एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना होगा, जबकि गॉब्लिन्स को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालात बिगड़ते देख टीम पीछे हटने की कोशिश करती है। तभी एक गॉब्लिन हवा में छलांग लगाकर किसी को मारने आता है, लेकिन उसका चाकू टकराता है शील्ड से। प्रोटैगोनिस्ट आगे आकर वार ब्लॉक करता है। वो अपनी तलवार गॉब्लिन में घुसा देता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। अब घायल होकर कांग सबको कहता है शांत रहो और गॉब्लिन्स के अटैक का
सही जवाब दो। एक गॉब्लिन धनुष निकालकर प्रोटागोनिस्ट पर तीर चलाता है, लेकिन वो अपनी तलवार से तीर को डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी उसे एहसास होता है कि गॉब्लिन्स कोऑर्डिनेट होकर अटैक कर रहे हैं। ध्यान से देखने पर वो नोटिस करता है कि कहीं दूर एक हॉबगॉब्लिन उन्हें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये मायने नहीं रखता क्योंकि उसके पास इस सिचुएशन के लिए एक परफेक्ट स्किल है। वो एक्टिवेट करता है गार्डियन का विल, जो डिफेंस और एचपी रीजनरेशन को बढ़ाता है। जितने ज्यादा दुश्मन हो उतना ज्यादा बूस्ट। उस स्किल से उसे इतनी ताकत मिलती है कि वो गॉब्लिन्स को बिना ज्यादा हिले उड़ाता है। एग्जामिनर और टीम दोनों हैरान रह जाते हैं, जो मौका देखकर सबको चिल्लाती है कि अब साथ में अटैक करो, और सब बिना वक्त गवाए गॉब्लिन्स को एक एक कर हराने लगते हैं। धीरे धीरे दुश्मन घटने लगते हैं और प्रोटोगोनिस्ट नोटिस करता है कि उसके स्किल की ताकत कम होती जा रही है। जितने कम दुश्मन उतनी कम डिफेंस और रीजनरेशन। उसे ये एबिलिटी काफी दिलचस्प लगती है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तभी जमीन हिलती है और वो तुरंत सबको पीछे हटने को कहता है। वो शील्ड उठाकर वॉर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने देखता है कि अटैक एक हाई लेवल ऑर्क का था। सब हैरान है क्योंकि वो एरिया तो ई रैंक का था और ये डी रैंक मॉन्स्टर है। मतलब टेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है। वो लोग पीछे हटने की सोचते हैं, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट देखता है कि उस ऑर्क के कंधे पर एसमाउंट आराम से बैठी हुई है। वो समझ नहीं पाता कि वो अचानक यहाँ क्यों आ गई, और एग्जामिनर्स भी इस मॉन्स्टर से अनजान है। वो एक हंटर से संपर्क करते हैं जो टेस्ट सुपरवाइज कर रहा था। वो कहता है उन्होंने 3 बार चेक किया था पर कोई साइन नहीं मिला था। वो हंटर कहता है कि इस बार अगर हालात बिगड़े तो वो खुद जाकर ठीक करेगा, इसलिए थोड़ा और टाइम दो। बाकी 2 एग्जामिनर्स उसे पागल कहते हैं, लेकिन आखिरकार चश्मे वाला एग्जामिनर मान जाता है और बोलता है अगर कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी मयन की होगी। उधर प्रोटागोनिस्ट के पास असमाउंट बोलती है कि ये उसकी तीसरी ट्रायल है और उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी टीम का कोई भी मेंबर न मरे। अगर कोई मर गया तो उस मौत का बोझ उसी पर पड़ेगा। उसे एहसास होता है कि ये आवाज सिर्फ उसके दिमाग में गूंज रही है, बाकी किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। असमाउंट कहती है कि अगर उनमें से कोई मरता है तो सारा कर्मा वापस उसी पर आएगा, लेकिन चूंकि वो पहले भी ऐसी सिचुएशन फेस कर चुका है वो इसे संभाल लेगा। उससे पहले कि प्रोटोगोनिस्ट कुछ पूछ सके, असमाउंट मुस्कुराती है, डू योर बेस्ट कहकर गायब हो जाती है ठीक उसी वक्त जब और का एक्स उस पर गिरने वाला होता है। वो मुश्किल से सिर बचाकर पीछे हटता है और वार कीचड़ में जा लगता है। वो गुस्से में बड़बड़ाता है कि वो अभी अभी ई रैंक बना था और अब उसे ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ रहा है। वो असमाउंट को कोसता है कि सब लोग उसे खत्म करना चाहते हैं उसके पिछले कर्मों की वजह से, लेकिन हार मानना उसके बस में नहीं। वो सबको चिल्लाकर कहता है तैयार हो जाओ, मैं इस ऑर्क को रोके रखूंगा। वो शील्ड उठाता है, ऑर्क अपना एक्स ऊंचा करता है और दोनों की टक्कर से चारों तरफ कीचड़ उड़ने लगता है। प्रोटोगोनिस्ट सही टाइम पर डॉज करता है, नीचे झुककर तलवार से पलटवार करता है। ऑर्क गुस्से में फिर से वार करता है, लेकिन लड़का इस बार घूमकर पीछे हट जाता है। सिर्फ उसके वार की हवा से ही उसे एहसास हो जाता है कि अगर एक भी वार लगा तो खेल खत्म। जो डर के बावजूद तीर निकालती है और चिल्लाती है टैंकर हमारी रक्षा कर रहा है, हमें भी लड़ना होगा। लेकिन बाकी सब डर से जमे हुए हैं, जैसे हिल नहीं पा रहे। कोई तो ये तक कह देता है कि शायद हम सब पागल हो गए हैं इस सिचुएशन में। एक तो प्रोटोगोनिस्ट को ही दोष देने लगता है, अगर वो सामने नहीं कूदता तो एग्जामिनर्स अब तक टेस्ट रोक चुके होते और वो बस खड़ा है सोचते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। उधर मोंग चुपचाप सबको ऑब्जर्व कर रहा है, जो अचानक कूदती है और अपनी तीरों से 2 गॉब्लिन्स को हराती है। बाकी 2 हंटर्स डर के बावजूद लड़ाई में मदद करते हैं। एक हंटर पेड़ को लेविटेट करके ऑर्क पर फेंक देता है। जैसे ही ऑर्क जो कि तीर से घायल होता है वो घूमकर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन प्रोटागोनिस्ट अपने तलवार से उसके पैर में वार करके उसे रोक देता है। सब कुछ करने के बावजूद ऑर्क गिरता नहीं और इतना गुस्सा होता है कि परसेकर मोड में चला जाता है। प्रोटागोनिस्ट को यकीन नहीं होता कि ऐसा मॉन्स्टर भी उस मोड में जा सकता है। तभी ऑर्क अचानक बेहद तेजी से उस पर हमला करता है। उस समय हम कांग को नहीं देख पाते, म्याओ मैन बस देखता है और जो केवल प्रोटागोनिस्ट का नाम चिल्ला सकती है। अंततः हम देखते हैं कि प्रोटागोनिस्ट ऑर्क के वार से बहुत दूर फेंक दिया गया। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन ओनर्क सामने आकर पंच मारता है जिसे वो शील्ड से ब्लॉक करता है। फिर ओनर्क अपने फ्री हाथ से उसकी एक्स की हैंडल से वार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। चश्मे वाले एग्जामिनर कहते हैं कि चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं और तुरंत इंटरवेंशन करना चाहिए, लेकिन म्याओ मैन चुपचाप उन ऑब्जर्व करता रहता है। उधर प्रोटागोनिस्ट ओंग्रेस से बच निकलता है और स्लाइड करते हुए तलवार से उसके पैर पर वार करता है, लेकिन वो पहले से पूरी तरह थका हुआ है, इसलिए उसकी हीलिंग और स्किल एक्टिव होती है और एचपी रीजनरेट होने लगता है। फिर भी थकावट पूरी तरह नहीं तो दूर होती। टीम के लोग पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और प्रोटागोनिस्ट सोचने लगता है कि शायद हार मान ले, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जीत की चाबी बस
बस ये है कि ऑर्क को एक खास पॉइंट से आगे जाने से रोका जाए। वो सारी मोटिवेशन इकट्ठा करता है और कहता है कि वो ऑर्क को वहीं रोकेगा ताकि बाकी सब जिंदा निकल सके। वो अपनी टीम को चिल्लाकर कहता है, चिंता मत करो, लड़ते रहो, मैं संभाल लूंगा। एग्जामिनर की निराशा और गिरे हुए ऑर्क्स के बीच प्रोटागोनिस्ट की टीम ऑर्क पर लगातार अटैक करती रहती है। कांग नोटिस करता है कि ऑर्क भी थक रहा है और सबको कहता है कि बस थोड़ा और टिको, जीत सकते हैं। लेकिन ऑर्क गुस्से में और भी थक कर भी प्रोटागोनिस्ट पर एक और जबरदस्त वॉर करता है, जिससे वो फिर से हवा में फेंक दिया जाता है। अब टीम ऑर्क की मूवमेंट्स के आदी हो चुकी है और वह ओपनिंग का फायदा उठाकर हमला करती है। कई अटैक्स के बाद ऑर्क आखिरकार घुटनों के बल गिर जाता है, जो राहत महसूस करते हुए कहती है, हम जीत गए। लेकिन अचानक ऑर्क फिर से दहाड़ता है और अपनी बाकी ताकत से अपनी एक्स प्रोटागोनिस्ट पर फेंकता है, जो चिल्लाती है, ध्यान से। और कांग खुद को संभालते हुए सोचता है कि क्या वो ब्लॉक कर पाएगा, लेकिन बीच में उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। एक्स असल में उस हंटर की ओर जा रही थी जिसने पहले प्रोटागोनिस्ट पर शिकायत की थी, और लड़ाई की अफरा तफरी में सबने उसे पूरी तरह भूल गया था। प्रोटागोनिस्ट तुरंत घबरा जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि अगर एक भी व्यक्ति गिरा तो उसके कर्माम पर असर पड़ेगा। वो दौड़ता है अपने टीम मेंबर की तरफ, लेकिन सीन कट हो जाता है और हम नहीं जानते कि क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि चश्मे वाला एग्जामिनर माफी मांगता है, कहता है कि ये उनकी गलती थी और वो सभी को जोखिम के लिए कंपेंसेट करेंगे। जो और बाकी हंटर्स शिकायत करते हैं, कहते हैं कि उन्हें पता था कि ये सिर्फ गलती हो सकती है, लेकिन प्रोटागोनिस्ट को गिल्ट लगता है क्योंकि सब उसके कर्मा की वजह से हुआ। अचानक मोंग मैन भी माफी मांगता है और कहता है कि पूरी जिम्मेदारी वह लेगा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हंटर जीवित है, जिससे टेस्ट के आखिर में क्या हुआ और वो कैसे बचा, ये रहस्य बन जाता है। एग्जामिनर प्रोटागोनिस्ट को बुलाता है और कहता है कि वो उसके साथ प्राइवेट बातचीत करना चाहता है। प्रोटागोनिस्ट एक और कमरे में जाता है जहां उसे चाय और वॉफल्स सर्व किए जाते हैं। मोंग पूछता है कि क्या सच में उसने पिछले 6 साल हमेशा ह्यूमन शील्ड के रूप में काम किया, और प्रोटागोनिस्ट पुष्टि करता है। वो प्रोटागोनिस्ट की एडैप्ट करने की क्षमता से प्रभावित होता है और कहता है कि उसने पल भर के लिए भरोसा कर लिया कि वो एक रैंक्ड यॉर्क को हरा सकता है। प्रोटागोनिस्ट समझ जाता है कि उन्होंने इतना समय कुछ न करके क्यों बिताया, और यहाँ तक कि अस्माउंड भी हस्तक्षेप नहीं किया। मोंग सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि उसका मकसद है प्रोटागोनिस्ट को रेंजर्स में शामिल करना, जिस ग्रुप का वो हिस्सा है। वो समझाता है कि फिलहाल वो सिर्फ एग्जामिनर है, लेकिन कुछ महीनों में रेंजर बन जाएगा और अगर प्रोटागोनिस्ट चाहे तो वो उसे रजिस्टर कर सकता है। इस तरह प्रोटागोनिस्ट या तो फुल टाइम कर्मचारी के रूप में काम कर सकता है या अगर चाहे मोंग के लिए मर्सिनेरी के रूप में भी काम कर सकता है। वो पूछता है कि क्या प्रोटागोनिस्ट जुड़ना चाहता है और उसे समझाता है कि फॉरेस्ट में टेस्ट के अंत में क्या हुआ। प्रोटागोनिस्ट ने आखिरी सेकंड में अपने टीम मेंबर को बचाया और ऑर्क का एक्स सीधे अपनी चेस्ट में लिया। वो पीछे गिरा और टीम को लगा कि वो आउट हो गया, लेकिन फिर उसकी गार्डियन विल स्किल एक्टिव हुई और उसे हीलिंग और डिफेंस बूस्ट मिला। मोंग कहता है कि ऐसा हर कोई नहीं कर सकता और फिर से पूछता है क्या वो रेंजर्स में जुड़ना चाहता है। कांग विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि इतनी प्रतिष्ठित ग्रुप ने उसे रिक्वाइट किया। वो सोचता है साइन करे या नहीं, लेकिन रुककर सोचने का फैसला करता है क्योंकि रेंजर्स मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और कभी कभी अन्य वर्ल्ड्स में मिशन करते हैं। ये अस्माउंड के लिए उसे ट्रिक करने का परफेक्ट मौका होगा। जैसे ही प्रोटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट को छूता है, उसके अक्षर बदल जाते हैं और एक मैसेज आता है, चौथा ट्रायल शुरू होने वाला है। उसे रेंजर में जुड़कर दुनिया की रक्षा करनी होगी। अगर सफल हुआ तो उसे नई स्पेशल जानकारी मिलेगी। प्रोटागोनिस्ट मजबूर होकर स्वीकार करता है। वो अपनी आंखें पोंछता है कि सही पढ़ा है या नहीं। एक पेज और दिखता है। ट्रायल पूरा करने के लिए बस ऑफर स्वीकार करना पर्याप्त है। वो अस्माउंड पर गुस्सा होता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने तक नहीं दिया। अगर मोंग के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और बुरा होता तो वो सोचता है। कुछ नहीं कर पाने के कारण वो ऑफर स्वीकार करता है। मोंग आश्चर्यचकित होता है कि उसने इतनी जल्दी मान लिया। उसे पता नहीं था कि एक देवी प्रोटागोनिस्ट को मैनिपुलेट कर रही थी, लेकिन प्रोटागोनिस्ट कहता है कि वो सिर्फ मर्सिनेरी के रूप में जुड़कर ही स्वीकार करेगा। इस तरह चाहे मोंग उसका बॉस हो, वो चुन सकता है कि कौन सा मिशन ले। क्योंकि ट्रायल की शर्त सिर्फ ऑफर स्वीकार करना था, उसने तय किया कि मिशन सिर्फ वैसे ही लेगा जैसे मोंग उसे भेजे। मोंग स्वीकार करता है और प्रोटागोनिस्ट का धन्यवाद करता है, लेकिन अंदर से खुश नहीं लगता कि वो मर्सिनेरी बन गया। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और कहता है कि अब उसे जाना है। खड़ा होकर कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन उसी वक्त कुछ अजीब होता है। प्रोटागोनिस्ट अजीब महसूस करता है और अचानक कई आत्माएं उसके शरीर से एक साथ निकलती हैं, जिससे वह संतुलन खो देता है। मोंग पूछता है क्या ठीक है, और कांग कहता है कि ठीक है, लेकिन अंदर उसे खुद समझ नहीं आता कि क्या हुआ। उसने कई अजीब इमेजेस देखी और महसूस करता है कि ये स्पेशल जानकारी हो सकती है। जो भी था हम फिलहाल नहीं जान पाएंगे क्योंकि कहानी
कहानी कट होकर 1 हफ्ते बाद चली जाती है। कांगन बस टर्मिनल पर दिखाई देता है, बीनी पहने और ठंडा लग रहा है। वो बताता है कि जो जानकारी उसे मिली वो उसके पिछले जीवन के बारे में थी, जैसा कि एक डेमन था। प्रोटोगोनिस्ट को ये सारी जानकारी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मिली और इतना चक्कर आया कि उसे रिकवरी के लिए बाथरूम जाना पड़ा। इस जानकारी ने उसे चुरान जेनग्विन प्रोविंस की ओर जाने और एक डंजन में प्रवेश करने के लिए कहा, और अगर वो सफल हो जाता तो उसे अपने पिछले जीवन का एक मेमोरी फ्रैगमेंट मिलता। प्रोटोगोनिस्ट मानता है कि असमाउंड असल में उस डेमन की यादें उसके दिमाग में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। प्रोटोगोनिस्ट समझाता है कि जब दुनिया ऊपर की किसी दूसरी रियलिटी से कनेक्ट होती है तो उसे लिंक कहते हैं, लेकिन जब नीचे से कनेक्ट होती है तो उसे डंजन कहते हैं। ये एक्सेस करना मुश्किल होता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड होते हैं, और जब कोई नया डंजन खुलता है तो आसपास के लोग इसे ऐसा बताते हैं जैसे हेल खुल गया। प्रोटोगोनिस्ट के पिछले जीवन की यादें कहीं उसी एनर्जिस्टर्ड डंजन में होनी चाहिए। डंजन में जाने वाली गुफा के सामने खड़े होकर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि असमाउंड क्यों चाहता है कि वो ये यादें देखे, लेकिन पिछले हफ्ते मिली जानकारी के बाद से उसके अंदर डर और अजीब फीलिंग थी और उसे पता लगाना है कि ये क्यों हो रहा है। वो अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन पहले गुफा के एंट्रेंस पर मैजिक बैरियर लगा देता है ताकि अंदर के मॉन्स्टर्स बाहर ना निकल सके। डंजन एक्सप्लोर करने के लिए यही पहला नियम है। बाकी बेसिक नियम है खाना और उपकरण तैयार रखना क्योंकि पता नहीं कितनी देर वहां रहना पड़ेगा, और फ्लैशलाइट रखना क्योंकि अंदर आम तौर पर पूरी तरह अंधेरा होता है। प्रोटोगोनिस्ट थोड़ी देर तक अपनी फ्लैशलाइट खोजता है और जैसे ही उसे मिलती है सबसे पहला जो वो देखता है वो है एक बड़ा खोपड़ी जैसा स्कल। डर से वो चिल्लाता है और समझता है कि ये असल में स्केलेटन सोल्जर्स हैं और उनमें से एक के हाथ में तलवार है। प्रोटोगोनिस्ट को लगता है कि वहां कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। समस्या ये है कि उसे पहले केवल एक स्केलेटन हराने में ही मुश्किल हुई थी और अब उसके सामने 5 है। लेकिन अब वो ट्रेंड है। कई बार वाइप्ड आउट होने के बाद उसने सीखा है कि चीजों को अकेले कैसे संभालना है। वो अपनी तलवार से स्केलेटन्स को हराने में कामयाब होता है और समझाता है कि स्केलेटन्स लगातार अटैक करते रहते हैं क्योंकि उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन वो डिवाइन अटैक्स के प्रति कमजोर होते हैं। ऐसा अटैक डार्क टाइप मॉन्स्टर्स को तुरंत नष्ट कर देता है। प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि अगर वहां के सारे मॉन्स्टर्स में वही एट्रीब्यूट है तो वो अकेले आगे बढ़ सकता है। वो कुछ स्ट्रेच करता है और कहता है कि पहले अंदर जाते समय अजीब फीलिंग थी, लेकिन अब जैसे जैसे वो अंदर जाता है वो धीरे धीरे गायब हो रही है। कांग सोचता है कि शायद असमाउंड ने आखिरकार उसे एक सच्चा गिफ्ट देने का फैसला किया है अब तक के सारे ट्रायल्स के बाद, और उसके सामने अचानक एक ट्रेजर चेस्ट दिखाई देती है। वो खुश होकर दौड़ता है और असमाउंड का धन्यवाद करता है, लेकिन उसने जल्दी बोल दिया क्योंकि छाया से एक बड़ा क्रीचर आता है और प्रोटैगोनिस्ट को जोर से मारता है जिससे वो स्लाइड करता है। हथियार का मालिक जिसे हम अब देखते हैं वो है डुल्हान, एक हेडलेस नाइट अपने घोड़े पर, और वो अपनी स्टील बॉल विथ चेन घुमाते हुए फेंकता है। प्रोटैगोनिस्ट समय पर झुककर बचता है और अपने मैजिक से तलवार तेज करता है जैसे उसने नलेस के खिलाफ किया था, लेकिन इस बार डुल्हान का आर्मर बहुत मजबूत है और तलवार से खरोंच तक नहीं आती। वो इतना फोकस्ड है कि वो स्पाइक वाली बॉल को नोटिस नहीं करता। प्रोटैगोनिस्ट तलवार से ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन पीछे ढकेला जाता है और समझता है कि मैजिक की मदद से भी वो बॉल को काट नहीं सकता। वो महसूस करता है कि डुल्हान अलग लेवल का है और भी बुरा, उसकी तलवार इम्पैक्ट से लगभग टूट रही है। कांग पूरी कोशिश करता है डुल्हान के अटैक से बचने की, लेकिन जानता है कि अगर तलवार टूट गई तो उसके पास रैंक्ड डी मॉन्स्टर के खिलाफ कोई चांस नहीं होगा। फिर उसे एहसास होता है असमाउंड की मिशन में केवल कहा गया था कि डंजन क्लियर करना है, कैसे करना है नहीं कहा गया। तो अब प्रोटोगोनिस्ट समझता है कि उसे डुल्हान से जान जोखिम में डालकर लड़ने की जरूरत नहीं थी। वो सोचता है कि चेस्ट शायद वही रिवॉर्ड है जो असमाउंड ने बताया था, तो बिना किसी सवाल के वो चेस्ट उठाकर भागने का फैसला करता है, लेकिन अब भी उसे डुल्हान से बचने का तरीका ढूंढना है। प्रोटोगोनिस्ट थोड़ी देर सोचता है कि पागल की तरह रैंडम भाग जाए, लेकिन फिर उसे समझ आता है नाइट के पास आंख नहीं है लेकिन उसके घोड़े के पास है और वो अपनी विजन से उसे लोकेट कर रहा है। तो वो अपनी फ्लैशलाइट हवा में फेंकता है, घोड़े को कुछ सेकंड के लिए अंधा कर देता है। दुल्हन घोड़े की एराटिक मूवमेंट से कंफ्यूज हो जाता है और अपनी आयरन बॉल हर दिशा में घुमाने लगता है। प्रोटोगोनिस्ट मौके का फायदा उठाकर चेस्ट के साथ भाग जाता है। उधर नाइट उसे स्पॉट कर लेता है और निशाना लगाता है, लेकिन कांग बेवकूफ नहीं है। वो रुका नहीं और डंजन के एंट्रेंस की तरफ स्प्रिंट करता है। सिर्फ एक बात वो भूल गया, बैरियर जो उसने खुद लगाया था। बैरियर सिर्फ मॉन्स्टर्स को ब्लॉक नहीं करता, इंसानों को भी फंसा देता है और डीएक्टिवेट होने में समय लगता है। लेकिन किस्मत से पहली बार प्रोटैगोनिस्ट की जिंदगी में बैरियर तुरंत गायब हो जाता है और वो सुरक्षित बाहर निकल जाता है। गुफा उसके पीछे कोलैप्स हो जाती है और एंट्रेंस ही सील हो जाता है। अब उसे बैरियर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। सारी ऑर्डियल के बाद प्रोटैगोनिस्ट के पास टाइम होता है चेस्ट खोलने का।
अंदर उसे एक स्किल और अजीब तरह की वाटर बॉटल मिलती है। वो स्किल वाली वायल पीता है और उसकी गार्डियन शील्ड एबिलिटी अपग्रेड हो जाती है, हीलिंग और डिफेंस दोनों बढ़ जाते हैं। वो खुश हो या दुखी समझ नहीं पाता, क्योंकि सिर्फ उसके टैंक स्किल्स ही मजबूत होते जा रहे हैं। फिर वो वाटर बॉटल खोलता है और सोचता है कि पहले उसे ये सब पिछले जीवन की बातें नॉनसेंस लगती थी, लेकिन अब सब सच साबित हुआ। प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि उसे डिवाइन इंटरफियरेंस की परवाह नहीं, लेकिन अगर मेमोरीज रिकवर करना उसे वो लाइफ दिला सकता है जो वो चाहता है, तो वो कुछ भी करेगा। वो बॉटल का लिक्विड पीता है और पास्ट की विजन में चला जाता है। विजन में एक सोर्ड्समैन जांग ह्योंग कहीं वोल्केनो से आया है, कई वॉरियर्स को सोलो हराता है और शपथ लेता है कि वो एक इविल डीमन को हराएगा। वो अपने सोर्ड से बैटलफील्ड के बीच में एक फिगर की ओर इशारा करता है और उसे बैटल के लिए बुलाता है। क्रीचर वॉरियर की ओर उड़ता है, लेकिन फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलती। सीन कट होता है और वॉरियर जमीन पर पड़ा है, पूरी तरह बीटन। सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। डेमन बैटलफील्ड के बीच में खड़ा है। वॉरियर पूछता है कि उसने इतने इनोसेंट लोगों की जान क्यों ली। वो कई खुशहाल परिवारों को याद करता है और फिर एक बच्चे की याद आती है जो बैटलफील्ड में रो रहा है। डेमन सिर खुजाता है और पूछता है कि वॉरियर इसका रीजन पूछकर क्या मतलब बताना चाहता है। वो गिरा वॉरियर के पास आता है और जब अपना चेहरा दिखाता है तो वो बिल्कुल कांगन जैसा दिखता है। फिर वो जवाब देता है कारण सिर्फ ये है कि उसे ये पसंद है। वॉरियर शॉक हो जाता है, लेकिन उसे प्रोसेस करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि डेमन तुरंत अटैक करता है। यही मेमोरी खत्म होती है और प्रोटैगनिस्ट खुद को फॉरेस्ट में चेस्ट के सामने खड़ा पाता है। हालांकि ट्रॉमेटिक विजन था, लेकिन कम से कम उसने 2 नई एबिलिटीज पा ली हैं। पहली डीमंस आईक्यू परमानेंट अटैक बूस्ट के अलावा हर बार किसी को हराने पर अटैक बढ़ता है, और अगर 100 बार हुआ तो स्किल लेवल अप। दूसरी डेमोनिक सोर्ड फर्स्ट फॉर्म डेवस्टेटिंग स्लैश करता है, जो अटैक बढ़ाता है और एनिमी पर नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट डालता है। नई स्किल्स सोचते सोचते प्रोटैगनिस्ट को अपने करंट लाइफ की बुरी यादें आती हैं, जब उसने अपने पेरेंट्स खोए, रिलेटिव्स इनहेरिटेंस पर फाइट किए, बस पलटी, कई लोग घायल हुए। प्रोटैगनिस्ट समझता है कि ये सारी बुरी घटनाएं सिर्फ उसके कारण हुई और उसके पिछले जीवन में किए गए हॉरिबल एक्शंस की वजह से। पेरेंट्स के लॉस से लेकर एक्सीडेंट्स तक सब उसके पास होने की वजह से। सारी सैडनेस के बीच प्रोटैगनिस्ट को जुंग मिनुक का कॉल आता है, जो उसे जानता लगता है और पूछता है कि क्या वो एक छोटा काम करने में मदद करेगा। सीन कट होता है और प्रोटैगनिस्ट मिनुक से मिलने एक डाइनर जाता है। मिनुक कहता है कि काफी समय हो गया उन्हें मिले हुए और उसने सुना कि प्रोटैगनिस्ट को प्रमोशन मिली है। वो फिर पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट अपनी मैनेजमेंट टीम में चियोजन में जुड़ना चाहता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अभी भी थोड़ा डाउन फील कर रहा है और पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट को ये अजीब लगता है, क्योंकि चियोजन इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है, तो वे उसकी तरफ कैसे इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिनुक बहुत पहले हंटर बनना छोड़ चुका था। प्रोटैगनिस्ट को नहीं पता क्यों, लेकिन कम से कम अब वो अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। सोचने से पहले कि एक्सेप्ट करे या नहीं, प्रोटैगनिस्ट को फिर से एक फ्लैशबैक आता है। इस बार वो स्कूटर चला रहा था स्कूल जाते हुए। उसके साथ एक और क्लासमेट था और दोनों गिर जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरा लड़का मन में कंप्लेन करता है, क्योंकि हर बार उसके साथ चलते हुए हमेशा गिर जाते हैं। लड़का प्रोटैगनिस्ट को मॉक करता है, कहता है कि ये कर्स होना चाहिए और शायद उसने अपने पेरेंट्स भी मारे होंगे। प्रोटैगनिस्ट गुस्सा हो जाता है, लेकिन लड़के को कन्फ्रंट करने वाला मिनुक होता है, जो पूछता है कि क्या सच में दोस्त से ऐसा कहते हो। लड़का पूछता है कि अचानक क्यों चिल्ला रहे हो। मिनुक कहता है कुछ बातें ऐसे होती हैं जो बोल सकते हो और कुछ जिन्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। फिर वो लड़के को प्रोटैगनिस्ट से अपोलोजाइज करने को कहता है और प्रोटैगनिस्ट अपोलॉजी स्वीकार करता है और कहता है ठीक है। मिनुक फिर स्कूटर पर बैठता है और प्रोटैगनिस्ट को फॉलो करने को कहता है, जबकि सिक्योरिटी गार्ड स्टूडेंट्स को गाइड करता है। सीन फिर प्रेजेंट में कट होता है। मिनहुक कहता है कि अब प्रोटैगनिस्ट हाई लेवल रेड्स लेना शुरू करेगा, क्योंकि वो रैंक ई में आ गया है और कंपनी का सपोर्ट मिलने से उसे मदद मिलेगी, क्योंकि वे उसके लिए बेस्ट टीममेट्स चुन सकते हैं और हंटर के रूप में उसकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट अभी भी अपने डीमन मेमोरीज भूल नहीं पा रहा और सोचता है कि क्या वो सच में हंटर बने रहकर ठीक रहेगा। वो मिनुक को कहता है कि आज सिर्फ अपने दोस्त का चेहरा देखने आया था। प्रोटैगनिस्ट कुछ पूछने वाला था, लेकिन मिनुक इंटरप्ट करता है और कहता है कि शायद उसे प्रमोशन उसकी स्किल्स के कारण नहीं मिली। अगर वो रैंक ई में आया तो शायद किसी एग्जामिनर की वजह से आया जिसने उस पर दया की। आखिरकार एक फेल्ड हंटर भी ऐसे किसी की मदद से आगे जा सकता है। मिनुक प्रोटैगनिस्ट को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो कंपनी ज्वाइन करे, लेकिन अचानक प्रोटैगनिस्ट को कुछ अजीब फील होता है। उसे फिर से विजन आता है जब वो डीमन था और उसे पहले जैसी बीमारी फील होती है। मिनुक वरीड होकर पूछता है कि क्या ठीक है और कहता है कि अगर वो खुद को ज्यादा पुश कर रहा है तो उसे सच में ऐसा एजेंट चाहिए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ऐसा इसलिए फील कर रहा है क्योंकि उसे अभी फोन पर मैसेज मिला कि वो ऑफिशियली रेंजर्स टीम में ज्वाइन कर चुका है। वो मिनुक से अपोलोजाइज करता
है कि इतनी जल्दी जाना पड़ा, भले ही काफी समय हो गया दोनों की लास्ट बात हुए, लेकिन अभी उस पर ड्वेल करने का टाइम नहीं है। वो कहता है कि बस दोस्त को देखने और धन्यवाद कहने आया था। मिनोक कहता है ठीक है और प्रोटैगोनिस्ट को फोन देता है जो उसने टेबल पर भूल रखा था। लेकिन तभी न्यूज रिपोर्ट आती है कि एक ए रैंक पोर्टल अचानक खुला और एरिया अब डेंजरस माना गया। मिनोक कहता है कि उन्हें शेल्टर ढूंढना चाहिए और प्रोटैगोनिस्ट लोगों को फॉलो करने को कहता है जो शेल्टर्स की ओर भाग रहे हैं। तभी एक लिजर्ड लाइक मॉन्स्टर जायंट ट्राइडेंट लेकर विंडो से क्रैश करता है और सब कुछ तोड़ देता है। वो टेबल्स गिरा देता है और एक कस्टमर के ऊपर लैंड करता है जो डेस्परेटली मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करता है। मर्द चिल्लाता है हेल्प के लिए जबकि उसकी वाइफ वरीड होकर देख रही है। प्रोटैगोनिस्ट समझता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा। मिनोक उसके कंधे को पकड़ता है और कहता है कि जल्दी बाहर निकलो क्योंकि ऐसे और मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। कोई भी रैंक ई को ब्लेम नहीं करेगा अगर वो खुद को बचाने के लिए भागे। वो कहता है कि हीरो बनना बंद करो और निकलो इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे फाड़ दे। लेकिन प्रोटैगोनिस्ट फिर से अपने पास्ट को याद करता है। वो देखता है कि मॉन्स्टर पहले ही एक इंसान को अपने ट्राइडेंट पर इम्पेल कर चुका है और अब मर्द को भी वही होने वाला है। प्रोटैगोनिस्ट जानता है कि ये जारी नहीं रहने देना है। वो लगातार अपने पिछले जीवन में अनाइलेट किए गए लोगों की फ्लैशेस देखता है। अंत में वो डिसाइड करता है और अपनी डिमोनिक सोर्ड स्किल एक्टिवेट करता है। एनिमी की तरफ चार्ज करता है और डायरेक्ट स्लैश मारता है। मॉन्स्टर उड़ जाता है और बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ से मिल जाता है। मिनोक स्टन्ड रह जाता है प्रोटैगोनिस्ट की एबिलिटी देखकर। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि अब वो अपने पिछले जीवन जैसा नहीं है और सबको फ्ली करने को कहता है। मिनोक उसे पूरी तरह शॉक होकर देखता है और प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि वो सबको दिखाएगा कि वो कितना बदल चुका है। सीन फिर अटैक के कुछ समय बाद कट होता है। पुलिस आ चुकी है और सिविलियंस को हेल्प कर रही है जो लिजर्ड मैन अटैक से सरवाइव हुए। मिनोक किसी से फोन पर बात कर रहा है और सामने वाला पूछता है कि प्रोटैगोनिस्ट रिक्रूट कर लिया या नहीं। मिनोक कहता है नहीं, रिक्रूटमेंट मुश्किल था, जिससे सामने वाला इरिटेटेड हो जाता है। सामने वाला कहता है कि वो कुछ भी सही नहीं कर सकता और चाहे कैंग रैंक एफ हो या ई, मिनोक को कंपनी की रेपुटेशन यूज करनी चाहिए थी कन्विंस करने के लिए। मिनोक अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है लेकिन सामने वाला परेशान होकर कॉल काट देता है। वो साई ऑफ रिलीफ लेता है और प्रोटैगोनिस्ट के मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट को रिकॉल करता है। सोचता है कि अब वो सच में कैंग को नहीं जानता। वापस प्रोटैगोनिस्ट पर आते हैं। डिनर तो सुरक्षित है लेकिन और लिजार्डमैन सिविलियंस पर हमला कर रहे हैं। प्रोटैगोनिस्ट पूरी ताकत से लड़ रहा है सबको बचाने के लिए, लेकिन एनिमीज बढ़ रहे हैं और अकेले उसके लिए मुश्किल हो रहा है। वो डिसाइड करता है कि शील्ड ऑफ ट्रायल्स यूज करके एनिमी का ध्यान खुद की तरफ खींचे, लेकिन काम नहीं करता क्योंकि एनिमीज बहुत हैं और सभी उसकी डायरेक्शन में नहीं देख रहे। वो रियलाइज करता है कि डिसएडवांटेज में है लेकिन जानता है कि कुछ मिनट में रीइंफोर्समेंट्स आएंगे, तो उसे बस होल्ड ऑन करना है और सबको प्रोटेक्ट करना है। एक लिजर्ड मैन लगभग उसे स्पीयर से हिट करता है लेकिन वो गार्डियंस विल स्किल एक्टिवेट करता है और डिफेंस बूस्ट करता है। इससे वो अपनी शील्ड स्ट्रेंथन करता है और एनिमी का अटैक डिफ्लेक्ट करता है। अच्छा ये है कि इतने एनिमीज के बीच स्किल और ज्यादा डिफेंस बूस्ट करता है जितने एनिमीज फील्ड में हैं। प्रोटैगोनिस्ट इन बफ्स का फायदा उठाकर सोर्ड से एनिमीज अटैक करता है और कुछ डिफीट कर लेता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टैंडिंग हैं जो अगर सावधानी नहीं रहा तो प्रॉब्लम बन सकते हैं। कम से कम ये प्रॉब्लम नहीं बनती अगर नई एबिलिटी डीमंस आईक्यू नहीं होती जो हर डिफीटेड एनिमी के साथ अटैक इंक्रीज करती है। प्रोटैगोनिस्ट थोड़ी देर सोर्ड देखते हुए डिस्ट्रैक्ट होता है लेकिन एक सिविलियन स्क्रीम उसे रियलिटी में लाता है। फाइनली आर्मी अराइव होती है। सोल्जर्स लिजर्ड मैन पर शूट करना शुरू करते हैं और तभी तक नहीं रुकते जब तक ऑर्डर ना मिले। प्लेटून लीडर सोल्जर्स को स्प्लिट होने और बिल्डिंग्स के हर कॉर्नर में सर्वाइवर्स खोजने का कमांड देता है। फिर कई सोल्जर्स इंजर्ड सिविलियंस को हेल्प करते हैं और पैथ में आने वाले क्रीचर्स को एलिमिनेट करते हैं। लेकिन जब एक सोल्जर बिल्डिंग रबल सर्च करता है वो प्रोटैगोनिस्ट को पूरी तरह रेक्ट पाए हुए केवल ब्लड स्टेन्ड सोर्ड पकड़ते हुए पाता है। सोल्जर प्रोटैगोनिस्ट को पहचानता है और उसे सुपीरियर के पास ले जाता है। सुपीरियर रिकॉर्डिंग देखता है फाइट की जो बिल्डिंग में हुई थी। रिकॉर्डिंग में प्रोटैगोनिस्ट सोलोइंग दिख रहा है, हर लिजर्ड मैन को एक एक करके काट रहा है हेट्रेड की नजरों के साथ। कमांडिंग ऑफिसर पूछता है कि क्या वो रेंजर है, लेकिन उन्हें नहीं पता। वो सिर्फ कहते हैं कि प्रोटैगोनिस्ट अचानक आया और मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। वे अस्यूम करते हैं कि वो बस हीरो बनने वाला हंटर है, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई लाइफ लॉस्ट नहीं हुई। कमांडर ऑर्डर देता है कि प्रोटैगोनिस्ट की पहचान की जाए और उसे अरेस्ट किया जाए क्योंकि इंटेंशंस अच्छे होने का मैटर नहीं करता। अगर इनकॉम्पिटेंट हंटर्स को ऐसे ही करने दिया गया तो फ्यूचर में उन्हें बहुत हेडेक होने वाला था। लेकिन सोल्जर कहता है कि प्रॉब्लम कुछ और ही है और प्रोटैगोनिस्ट की हालत देखकर वे ये भी नहीं बता सकते कि वो अभी भी अलाइव है या नहीं। लकीली प्रोटैगोनिस्ट उठता है और हम देखते हैं कि उसे जो सोल्जर बचा रहा था वही किम चुनिक है, वही इंसान जिसे उसने कहानी
की शुरुआत में डंजन में बचाया था। प्रोटोगोनिस्ट उसे याद करता है और सोचता है कि उसकी ग्रैंडमदर की सर्जरी कैसी गई, लेकिन अभी पूछने के लिए वो बहुत वीक है। किम पूछता है उसकी इंजरीज के बारे में और क्या उसने सच में सारे क्रिएचर्स अकेले ही टेक डाउन किए। प्रोटैगोनिस्ट बस उठता है और कहता है कि उसे जाना है। वो कुछ स्टेप्स चलता है, लेकिन किम कहता है कि इस कंडीशन में वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, और सच में प्रोटैगोनिस्ट कुछ ही स्टेप्स चल पाता है और फिर ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है। किम को रियलाइज होता है कि वुंड्स उससे भी ज्यादा गंभीर हैं जितना उसने सोचा था। हंटर कहता है कि चूंकि प्रोटैगोनिस्ट रैंक एफ है, अगर इसे इस हालत में पकड़ लिया गया तो डेफिनेटली अरेस्ट हो जाएगा। तो किम, जो सच में एक अच्छा इंसान है, कहता है कि वो अपने लाइफ बचाने वाले इंसान को ऐसे अरेस्ट नहीं होने देगा। फिर वो प्रोटैगोनिस्ट को अपनी पीठ पर उठाता है और बिना किसी को बताए ले जाता है, भले ही फ्यूचर में इससे उसे टी ट्रबल हो। सीन कट होता है और जब प्रोटैगोनिस्ट हॉस्पिटल में उठा है तो सामने होती है किम की ग्रैंडमदर। वो कहती है कि ये हॉस्पिटल है, इसलिए उसे रेस्ट करना चाहिए। जब उसने हॉस्पिटल आया था, उन्होंने सोचा था कि वो बहुत बुरा कंडीशन में है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब कोई रिस्क नहीं है। लेडी प्रोटोगोनिस्ट को कुछ स्लाइस्ड एप्पल्स ऑफर करती हैं, कहती हैं कि उसे बस खाना, सोना और डॉक्टर की सलाह फॉलो करनी है ताकि वो ठीक हो जाए। वो कहती हैं कि उसने उनका ग्रैंडसन बचाया और उसने लंबे समय से उसे मिलने का इंतजार किया था। उसने सुना था कि प्रोटैगनिस्ट अमेजिंग इंसान है। प्रोटैगोनिस्ट एप्पल खाता है और ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत समय में सबसे डिलिशियस चीज खाई हो, जिससे उसे अपनी चाइल्डहुड की याद आती है जब उसकी मदर स्टिल अलाइव थी। जर्नलिस्ट तैयार हो रहा है लाइव जाने के लिए और अनाउंस करने के लिए ट्रेजेडी जो आज रात वोंगामी में ई रैंक पोर्टल के बारे में हुई। फिर वो एक सोल्जर से बात करता है और पूछता है कि इंसिडेंट के बाद मिसिंग सिटीजन के बारे में क्या पता चला। सोल्जर कहता है कि जैसे ही वो आया, उसने यंग मैन को हेल्प करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन देखा कि सारे मॉन्स्टर्स ऑलरेडी डेड थे। इसलिए उन्होंने कैंग का धन्यवाद किया और कहा कि इस हीरो की वजह से ऑर्डिनरी लोग डिजास्टर से सरवाइव कर पाए। सोल्जर अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है कि वो यंग मैन के लिए कितना ग्रेटफुल है, जबकि प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि ये सब अभी भी क्यों कर रहे हैं। इन सब बातों को असाइड रखते हुए प्रोटैगोनिस्ट अपने थॉट्स में जानता है कि अब सिचुएशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। वो कहता है कि ये टेस्ट किसी साधारण एजमाउंड ने नहीं दिया, बल्कि ये वो बैटल था जिसे उसने अकेले फाइट करने का चुना। फिर मिनी फ्लैशबैक आता है उसके फाइट का मॉन्स्टर के साथ। बड़ी मुश्किल से उसने क्रीचर का एक हाथ काटा। इसी दौरान वो अपने आसपास बॉडी स्टैक कर रहा था, लेकिन फिर भी और भी म्यूटेंट लिजर्ड्स आते रहे। देखकर कि सिचुएशन ना वर्स हो रही थी ना बेटर, उसने कहा कि उसने 10 मॉन्स्टर्स टेक डाउन किए, लेकिन ये उन्हें वीकन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन सिस्टम अपीयर होता है और उसकी डेमोनिक एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी अटैक पावर टेम्परेरीली इंक्रीज होती है। एल्डर लिजर्ड उसकी तरफ स्पीयर पॉइंट करता है और स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लगातार लिजर्ड्स को उनके ग्रेव भेजता है। अपोकलिप्टिक अरोमैटिक ब्लड एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए प्रोटैगोनिस्ट मॉन्स्टर की तरफ जंप करता है और इसके साथ वाइल्ड डेमोनिक नेचर एबिलिटी भी पार्शियल एक्टिवेट होती है। मॉन्स्टर केचप से कवर्ड होकर वो अपने बॉडी में कुछ अलग महसूस करता है। कहता है कि उसकी विल चाहे जैसी भी हो, अटैक ऑटोमेटिकली अनलीश होता है। फिर और एबिलिटीज एक्टिवेट होती हैं और वो अनस्टॉपेबल और रिलेंटलेस बन जाता है। उसके आसपास बॉडीज का क्लस्टर होता है और वे सभी जमीन पर पड़े होते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ के बावजूद उसकी एंड्योरेंस वही रहती है जिससे वो टायर्ड हो जाता है। ब्लड पावर एबिलिटीज कंटिन्यू एक्टिवेट होती हैं। इस बार एक और एबिलिटी ट्रिगर होती है। गार्डियंस अलाउ करते हैं उसकी एचपी और डिफेंस रिस्टोर करने के साथ आपनल नॉर्मल स्टेटस भी रिमूव हो जाता है। हॉस्पिटल में वो कहता है कि अगर गार्डियन की एबिलिटी ना होती तो नहीं पता होता कि उस मैडनेस के बीच क्या होता। बेस्टी कंटिन्यू करता है कि ब्लड पावर एबिलिटी इस वर्ल्ड की नहीं है और सिस्टम भी इसे एक्सप्लेन करते समय मिस्टेक्स करता है। वरीड होने के कारण वो नोटिस नहीं करता कि कोई उसे एप्पल ऑफर कर रहा है। हॉस्पिटल में एक लेडी डिलिशियस एप्पल देती है ताकि वो रिकवर कर सके। वो कहती है कि डिजास्टर के हीरो जैसे लोग होना एडमायरेबल है। साथ ही कोई उसकी सर्जरी के लिए डोनेशन भी किया था। एमसी कुछ नहीं कहता, लेकिन जो डोनेट किया वो दरअसल खुद था, क्योंकि वो लेडी उसकी ग्रैंडमदर थी। वो कहती है कि ये पता लगाना मुश्किल था कि कौन था, क्योंकि कौन ऐसा करेगा जिसे वो नहीं जानता। और एमसी को याद आता है कि उसने सीधे अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया था। लेडी कहती है कि सर्जरी के लिए मनी एक्सेप्ट करना और यूज करना मुश्किल था। तब एमसी पूछता है कि सर्जरी अभी क्यों नहीं हुई। वो कहती है कि उसने मनी एक्सेप्ट किया और शायद नेक्स्ट वीक सर्जरी कर पाएंगे। उस कॉन्वर्सेशन को असाइड रखते हुए कैंग पूछता है कि गार्डियंस ब्लेसिंग पाने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। लेडी इंटरप्ट करती है और अपने ग्रैंडसन के बारे में बोलना शुरू कर देती है, जो अकेले पड़ा
हुआ और ये ब्लेसिंग इसलिए हो सकती है कि वो अकेला ना रहे। कैंग नॉर्मल खाते हुए कंटिन्यू करता है, लेकिन लेडी के वर्ड्स सुनकर चौके कर जाता है। फिर उसे याद आता है कि वो मॉन्स्टर्स से अलग है और लोगों की हेल्प करके खुशी महसूस करता है। फिर वो लेडी को लक विश करता है और होप करता है कि सर्जरी ठीक हो, जिससे उसकी डिवाइन पावर और फेथ इंक्रीज होती है। हॉस्पिटल में रिहैबिलिटेशन के बाद एमसी खुद को एक बिल्डिंग के सामने पाता है जो प्रोटेक्शन से सराउंडेड है। वो स्लीव्स रोल करता है और कन्विक्शन के साथ कहता है कि उसे डेमोनिक ब्लड की पावर के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कंटिन्यू करता है कि रियल कॉम्बैट में एबिलिटी यूज करना डिकलफुल है, इसलिए उसे ट्रेनिंग सेंटर में कंट्रोल प्रैक्टिस करनी चाहिए। एम्मा कहता है कि ट्रेनिंग सेंटर होने के बावजूद शुरुआत में काफी मदद करेगा। एंट्री मैनेज करने वाला इंसान एमसी की एंट्री कंफर्म करता है और कहता है कि एक बार कंफर्म वो 1 मंथ कंप्लीट किए बिना लीव नहीं कर सकता। एमसी कहता है कि ठीक है और अटेंडेंट इन्फॉर्म करता है कि एंट्री के बाद सिस्टम से बात करके और डिटेल्स मिलेंगी। इंस्पेक्टर बुलाती है और कहती है कि वो एमसी को ट्रेनिंग रूम के एंट्रेंस तक गाइड करेगी। इंस्ट्रक्टर को फॉलो करते हुए एमसी नोटिस करता है कि पहले वहां कोई नहीं था। इंस्पेक्टर कहती है कि उसे 20 मॉन्स्टर्स फाइट करने हैं और अगर वो सब सेम डे फिनिश करता है तो 24 घंटे वेट करना पड़ेगा रीस्टॉक के लिए। वो कहती है कि डोर लॉक करेगी और एमसी कहता है ओके। अंततः वो ट्रेन करने के लिए रेडी है, ताकतवर बनने के लिए। लेकिन प्रिपरेशन के दौरान वुमन उससे बुलाती है। डोर की तरफ टर्न होने पर वो कहती है कि 5th ट्रायल स्टेज असाइन किया गया है क्योंकि किसी बैड पर्सन की कर्मा की वजह से। वो इन्फॉर्म करती है कि रूम में टाइम धीरे बीतेगा और उसे सरवाइव करना होगा 30 दिन बाहर और 300 दिन अंदर। उसके साथ वो रिवॉर्ड पावर बताती है +5 दिव्य स्तर। ये सुनकर कैंग स्पीचलेस और शॉक में है। 1 महीने की एंट्री के बाद सिस्टम सूचित करता है कि ट्रेनिंग ओवर हो गया है और क्लीन अप के बाद एग्जिट करना चाहिए। ट्रेनिंग रूम छोड़कर एमसी रिसेप्शनिस्ट को एक छोटा कार्ड देता है। रिसेप्शनिस्ट कॉन्ग्रेचुलेट करती है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए और नोटिस करती है कि हीरो से अलग काइंड की ऑरा आ रही है। फिर दिखता है बॉडी जो बिल्कुल अलग है जो रूम में एंटर हुई थी। इस बार उसकी बॉडी रेम और डिनोस जैसी दिखती है, तो वो डिसाइड करता है कि नया लुक ले ताकि ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे। हेयर ड्रेसर उसके खूबसूरत बाल धो रहा था। उसके बाद एमसी बड़े बाथटब में पीसफुली रिलैक्स करता है। बाल वॉश और कट हो जाने के बाद वो रेस्टोरेंट की ओर चलता है। वहां अच्छा मील खाता है और कोलन का एटमॉस्फेयर एंजॉय करता है। इतना हंग्री था कि उसने नियरली पोल भी खा डाला। फिर वो वहां से निकलता है और डिलिशियस आइसक्रीम एंजॉय करता है। फाइनली वो घर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन जल्दी से बाथरूम की ओर भागता है। दरवाजा जोर से बंद करता है और लॉक कर देता है। अपनी बैग बाहर छोड़ देता है। बड़ा डंप लेने के बाद एमसी एग्जॉस्शन की वजह से फ्लोर पर कोलैप्स हो जाता है। कुछ आवर्स ऐसे ही गुजरते हैं और सिस्टम अपीयर होता है। उसे 5th ट्रायल पास करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। नई दिन, नई अपॉर्चुनिटी और इस बार हम हैं संडोंगू में। क्लब से हेविली आर्म्ड गॉब्लिन्स अपीयर होते हैं और सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कुछ गॉब्लिन्स पहले ही टारगेट में हैं, रेडी टू बी टेकन डाउन। टारगेट कंफर्म होने के बाद कमांड दी जाती है कि उन मॉन्स्टर्स को फ्लश किया जाए। ये किया जाता है लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि गॉब्लिन्स रेजिलिएंट है। थर्स्टी फॉर ब्लड, गॉब्लिन पूरे एरिया में डिस्ट्रक्शन करता रहता है। एक सोल्जर अपने क्लिप को मॉन्स्टर पर एम्प्टी करता है, लेकिन बीस्ट फिर भी सोल्जर्स की ओर दौड़ता रहता है। वो कार डोर का शील्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी नहीं होता और उसे हिट हो जाता है। फिर भी वो रिलीव्ड होता है कि उसने फर्स्ट क्लास गॉब्लिन टेक डाउन कर दिया। सभी एरिया से विड्रॉ में होते हैं और मिलिट्री ट्रक में जाते हैं। वो किसी से फोन पर बात करता है, कहता है कि बाहर सावधान रहो। फिर ब्राउन हेड वाला पूछता है कि क्या वो अपने यंगर ब्रदर से बात कर रहा था। चुन से कहता है कि हाँ। ब्राउन हेड वाला कहता है कि वो अपने भाई के लिए बहुत वरी करता है और चुन कहता है कि नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। दोनों फोन पकड़कर यंगर ब्रदर की पिक्चर देखते हैं। गाय के बिहेवियर को नोटिस करके ब्राउन हेड वाला वार्न करता है कि ये रेड फ्लैग है। बातचीत के दौरान एक रिक्रूट आता है और कहता है कि इंस्पेक्टर मिस्टर किम चून को ढूंढ रहा है। ये सुनकर ब्राउन हेड वॉरियर शॉक्ड हो जाता है। एक महिला मिन्योंग इंट्रोड्यूस करती है खुद को रिपोर्टर के रूप में। पूरी तरह सस्पिशियस होकर चुन पूछता है कि क्या वो रिपोर्टर है। महिला बस ई रैंक वॉरियर के बारे में जानना चाहती है जिसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज दिखाई। ये सुनकर चुन रिफ्यूज करता है टॉक करने से। रिपोर्टर कहती है कि वो समझती है कि आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि वही थॉट्स शेयर करती है। फिर भी चुन का ट्रस्ट जीतने के लिए ये काफी नहीं था। रिपोर्टर कहती है कि जो सच में किसी को सीक्रेट रखना चाहता है वो उन्हें ऐसे एक्सपोज नहीं करता। ये एंथुसियाज्म वैनिटी जैसा लग रहा था। रियलाइजिंग कि वो कॉर्नर्ड है, चुन स्वेटिंग होने लगता है। रिपोर्टर बैग से कुछ निकालती है और कहती है कि मैक्सिमम प्रेशर के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो चुन को पैकेज देती है। ट्रक ड्राइवर अचानक बुलाता है जिससे चुन जल्दी पैकेज ले लेता है बिना कंटेंट्स पूछे। रिपोर्टर खुद खुश होती है कि उसने अपना काम किया। डॉम में वो पैकेज पकड़कर अपने बाल ड्राई करता है। एनवेलप के अंदर केवल रिपोर्टर का छोटा गिफ्ट था, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए।
बैठकर वो एनवलप खोलता है। अंदर पेपर्स थे जो कांगान के नाम बैंक ट्रांसफर्स दिखा रहे थे। चुन बेंच पर बैठा है और वुंड्स रिकवर कर रहा है। जब समझाया जाता है कि ये सब कैंग ने बचाने के बाद हुआ, चुन रियलाइज करता है कि चीजें ऐसे नहीं रह सकती, तो वो एक्शन लेता है। पहला काम है हॉस्पिटल नर्सेस को कॉफी ऑफर करना। दोनों थैंक करते हैं क्योंकि लॉन्ग शिफ्ट की वजह से बहुत स्लीपी थे। इसके साथ वो अनपेड हॉस्पिटल बिल्स के बारे में पूछता है, लेकिन बीच में किसी ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। चुन शॉक्ड हो जाता है और उन्हें बेगिंग करता है कि उसकी ग्रैंडमदर को इविक्ट न करे। नर्स कहती है कि बिल्स ऑलरेडी पेड हैं, वरी मत करो। डेस्परेशन में वो वुमन के वर्ड्स नोटिस नहीं करता। वुमन फिर से कहती है कि अनोनिमस डोनर ने पैसे दिए हैं। अब चुन की बात समझ में आती है और वो हैप्पीनेस में क्राइंग शुरू कर देता है। इस बार वो कैंग के ट्रांसफर पेपर्स देखकर रोता है और सच में खुश होता है। खुश होने के बावजूद वो रिग्रेट करता है कि बेनिफैक्टर को थैंक नहीं कर पाया। फिर वो अपनी टीयर्स वाइप करता है और फिर से कहता है कि कितना खुश है। इसके बाद वो पॉकेट में हाथ डालता है कुछ निकालने के लिए। गोल है रिपोर्टर को कॉल करना और पर्सन के बारे में बात करना। कुछ सेकंड्स बाद वुमन्स फोन बस करता है। वो खुश होती है लेकिन सैड न्यूज सुनती है कि वो पर्सन का आइडेंटिटी नहीं जान पाएगी। फिर भी वो इम्पेशेंट और क्यूरियस हो जाती है। रिपोर्टर कहती है वांग सिमी का टैंकर मेरे हाथ से नहीं भागेगा, इन्फॉर्मेशन के लिए थर्स्टी। इस बार एमसी ग्रुप के साथ ब्लैक पोर्टल में एंटर करने के लिए तैयार होता है। हीरो जोहान कंगन को थैंक करता है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन डेंस फॉग के रिस्क्स वार्न करता है। ई रैंक हीरो जुंग चन पूछता है कि एक्सप्लोरेशन टीम फॉग के बारे में क्यों नहीं बताया। डी रैंक हंटर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे भी नहीं पता। एमसी कंप्लेन करता है कि फॉग ठीक उसी समय शो हुआ जब वो आया और सवाल करता है कि ये कर्म हो सकता है। वो कहता है कि ये समस्या है जो वे हल नहीं कर सकते। फॉग की वजह से विजिबिलिटी लो होगी लेकिन 10 मीटर तक चीजें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक और गाय पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि ब्लाइंडली वेट करें, लेकिन कैंग बैग से जार में एंट्स निकालता है जो नेविगेशन में मदद करेंगे। कुछ समय बाद एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है इंटेंस बैटल्स के कारण। जुंग सोचता है कि कौन इडियट रेड में एंट्स लाता है और कहता है कि ऐसी स्ट्रैटेजी कभी सुनी नहीं। एमसी स्टिकी लिक्विड स्प्रेड करता है। चन डाउट करता है कि ब्लाइंडली फॉलो करे या नहीं। जुंग चन कंप्लेन करता है कि विजिबिलिटी अभी भी बैड है। अचानक अलार्म बेल बजता है। कैंग गार्ड मोड में आता है और डबल अटेंशन देता है। सेम टाइम ह्यूज क्रीचर शैडो से इमर्ज होता है। मॉन्स्टर अप्रोच करता है और एमसी वार्न करता है। तीनों रॉक्स का कवर लेकर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। मीनवाइल हीलर सिर्फ मॉन्स्टर के फुटस्टेप्स सुनकर ट्रेम्बल करता है। एक म्यूटेंट एंट रॉक पर आता है जो हनी से स्मियर्ड है। हनी की वजह से फ्रेंजी में आता है और डिफनिंग नॉइस करता है। प्रोटैगनिस्ट 1 by 1 अटैक करता है और डिफेंस एबिलिटी 5% इंक्रीज होती है। सोर्ड एंट के बॉडी में डालकर उसे टेक डाउन करता है वास्को की तरह। फोकस्ड होते हुए बाकी एंट्स अटैक करने की कोशिश करते हैं। ट्रेचरस अटैक कैंग को डिफीट नहीं कर पाता, लेकिन एक एंट एशेस से उठता है और रॉक तोड़ता है जिससे कैंग बिना रिटेलिएट किए अटैक हो जाता है। बिना मर्सी एंट सेंसिटिव स्पॉट पर ब्लोज लैंड करता है। एमसी मैनेज करता है ब्रेक फ्री और स्ट्राइक डिलीवर करता है जो एंट को आधा काट देता है। आर्चर अपनी एरो फायर करता है। एरोज वेरी प्रिसाइज हैं और डबल किल अचीव करता है, लेकिन कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। एक एरो ऑलमोस्ट एमसी को हिट करता है और म्यूटेंट को पास आने का चांस देता है। एटलीस्ट ऐसा सोचते थे, लेकिन एरो स्प्लिट हो गया। रेड हेड अपना एक्स उठाता है। मॉन्स्टर रिमेन्स से डर्टी और साई करता है। ये स्किल्स देखकर इंप्रेस्ड होता है, भले ही अनकोऑर्डिनेटेड अटैक्स लगते हों। हीलर के लिए सिचुएशन वैसी नहीं थी। रिलीफ और रेस्ट के एक पल में अचानक एक जोर का थंडरस साउंड पूरे एरिया में एको करता है जिससे सभी स्टार्टल्ड हो जाते हैं। ये एमसी को भी सरप्राइज करता है और सिस्टम उसी समय उसकी एबिलिटीज को और एनहांस करना शुरू कर देता है और ज्यादा एंट्स अपीयर होने लगते हैं। आवाजें इतनी तेज हैं कि कोई ये नहीं बता पा रहा कि वो कहां से आ रही हैं। हीलर डर के मारे विश्वास नहीं कर पा रहा कि वो क्या सुन रहा है। एंट्स ग्रुप की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। एक एंट हीलर को अटैक करता है और हीलर अपनी स्टाफ से डिफेंड करता है, लेकिन रेडहेड ने समय रहते नोटिस कर लिया। अटैक इमिनेंट है और हीलर के लिए बस एक्सट्रीम पेन ही बचा है। जुंग चान समझ नहीं पाता कि ये गाय इतना स्टूपिड क्यों है। सब लोग टेंशन में थे कि क्या होगा, सिवाय एमसी के जो समय रहते आया और हीलर को सेव कर दिया। लेकिन एंट फिर भी किसी चीज को काटने में कामयाब हो जाता है। एक्चुअली एंट ने कैंग के आर्म को काट लिया। एंट हार्डर बाइट करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपने आर्म्स रीइंफोर्स कर देता है ताकि कुछ बुरा ना हो। सिस्टम अब उसकी आयरन बॉडी एबिलिटी एक्टिवेट करता है जिससे वो और रेजिस्टेंट हो जाता है। एंट को सेकंड चांस नहीं मिली।
कैंग उसे सिंगल ब्लो में डिफीट कर देता है। एक क्लीन शार्प कट बस काफी था। बैटलफील्ड में रिस्पेक्ट कमांड करते हुए वो और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स का इंतजार करता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि अब सारे मॉन्स्टर का अटेंशन सिर्फ उस पर होगा और ज्यादा एंट्स डिफीट हो रहे हैं। आर्चर साइज देखकर डिसबिलीफ में है कि ये क्या देख रहा है। ग्रुप भी क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर ये कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या वो सच में ई रैंक हंटर है। किसी रीजन से पॉइंटी ईयर्ड आर्चर ब्लश कर जाता है एमसी को देखकर। फिर वो कैंग से पूछता है कि इतनी शॉर्ट टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ। क्वेश्चन ट्रिगर करता है एमसी में फ्लैशबैक्स। ट्रेनिंग सेंटर में हुए सारे पेन याद आते हैं। ऑब्वियसली वो बता नहीं सकता कि क्या किया या क्या सहा, तो बस कह देता है कि उसने सिर्फ हार्ड वर्क किया। फ्यूचर क्वेश्चंस डॉज करने के लिए वो सब्जेक्ट चेंज करता है और कहता कि ग्रुप को बताना चाहिए कि जो हुआ वो उसकी गलती थी। रेड हेड थोड़ा एक्स लेकर कहता है कि कैंग के होने से अनप्रिडिक्टेबल चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं। कैंग धन्यवाद देता है। जुंग कहता है कि उसने कभी अपनी टीम में इतना गुड टैंक नहीं देखा, लेकिन जुंग बैटल के रिजल्ट से सेटिस्फाइड होते हुए भी एक बात से अग्री नहीं करता। हीलर की तरफ देखता है और क्रिटिसाइज करता है कि उसने कुछ नहीं किया और पूछता है कि वो ग्रुप में क्यों है। ये वर्ड्स कांग को रिफ्लेक्ट कराते हैं और वो जुंग की बात मानता है। वो कहता है कि रेडहेड ने पीछे से एंड्स हैंडल किए, आर्चर ने फ्रंट वाले हैंडल किए, लेकिन मेज हीलर केवल रॉक्स के पीछे छुपा रहा। तो वो पूछता है कि ये गाय ग्रुप में क्यों आया, ग्रुप फॉल ना हो, इसलिए आर्चर चीजें काम करने की कोशिश करता है और हीलर की तरफ से एक्सप्लेन भी करता है। आर्चर एक्सप्लेन करते हुए अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन ट्रेम्बल करने लगती है। ट्रेमर स्ट्रॉन्ग है, क्रैक्स आते हैं और वो लोग कैवर्न में गिर जाते हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है कि कार्मा और डिफिकल्टी बढ़ गई है। ग्रुप में सब अलाइव हैं लेकिन इंजरीज हैं। एमसी वार्न करता है कि डेंजर में है क्योंकि वो एंट हिल में गिर गए हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है कि अब उसकी डिफेंस और हेल्थ इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एनिमीज। जंप पैनिक करता है और वॉर्न्स करता है कि वॉरियर एंट जल्द आएगा। डी रैंक म्यूटेंट 170 सेंटीमीटर टॉल धीरे धीरे उनके पास आता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सी रैंक एरिया में होने का मतलब कितना स्क्रूड होना है। यूजलेस हीलर फियर और पेन से सिक महसूस करने लगता है। कैंग आता है और पूछता है वुबेन के साथ क्या हो रहा है। ग्रीन हेयर्ड आर्चर एक्सप्लेन करने को रेडी हो जाता है। वो कहता है कि वुबेन बचपन से मॉन्स्टर्स के साथ ट्रॉमा में है। जम अब और भी पिस्ट हो जाता है। वो चिल्लाता है कि ऐसे आदमी को इंपॉर्टेंट मिशन पर क्यों लाया और आर्चर की सैनिटी क्वेश्चन करता है। सब जुंगचान की वर्ड्स सुनकर शॉक्ड हैं क्योंकि ये सही नहीं है। लिलचांग फिर चिल्लाता है कि एंटहिल में गिरना ही काफी नहीं था, अब यूजलेस मेज भी मैनेज करना पड़ेगा। जब सब राइट या रॉन्ग के बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं, सिस्टम नोटिफाई करता है कि कैंग की एबिलिटीज 35% बढ़ गई हैं। जुंग फ्रस्ट्रेटेड और सोचता है कि मरने वाला है। वुबिन और हैम्बियल से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहता है। एमसी नोटिस करता है कि पैनिक ग्रुप में सेट हो रहा है और लिटिल एक्स को काम करने की कोशिश करता है ताकि चीजें वर्स ना हो। वो जानता है कि अगर पैनिक होगा तो एबिलिटीज सही से यूज नहीं होंगी। जुंग को समझाता है कि हाई लेवल रेड्स पहले कभी फेस नहीं किए हैं, इसलिए फोकस फाइट पर रखो और एमसी पर ट्रस्ट करो। एमसी कहता है कि देखो, चाहे कितने भी एंट्स आए, सिर्फ एक जगह से पास कर सकते हैं। एमसी पूछता है कि क्या वो सिर्फ रियर कवर कर सकता है। जुंग कहता है कि ट्राई करेगा। फिर हैम्बियल को छोटे टनल्स हैंडल करने को कहता है। कैंग और ग्रुप बैटल के लिए प्रिपेयर होते हैं। एमसी सोचता है कि ये 35 एंट्स हैं, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ ट्रेनिंग है। केवल फियर ये है कि सारे एंट्स हायर रैंक्ड सोल्जर्स हैं। एक एंट एमसी पर चार्ज करता है, गार्डियंस प्रोटेक्शन एक्टिवेट होती है। अभी वो अकेले लड़ रहा है, मुश्किल हो रही है। एंट्स फास्ट और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कुछ रोकना जरूरी है। वीकनेस के लिए टाइम नहीं है। एमसी अटैक रिज्यूमे करता है। एक सोर्ड एबिलिटी से मॉन्स्टर को पुश बैक करता है। डिमोनिक ब्लड एबिलिटी सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है। एंट उसे रेस्ट या थिंक नहीं करने देता और सीधा एमसी पर चार्ज करता है। एमसी हिट्स डिलीवर करता है और रिसीव भी करता है। कंग जानता है कि अभी काफी नहीं है क्योंकि डिफेंस पड़ा है, अटैक पावर नहीं। एक एंट डिफीट करता है और उसके हेड पर स्टॉम्प कर खत्म करता है। एंट्स आने बंद नहीं होते। शील्ड स्लोली फॉल अपार्ट होता है, लेकिन एमसी रुकता नहीं। सिंगल अटैक में 3 एंट्स डिफीट करता है। जितने एंट्स डिफीट होते हैं, पावर ड्रॉप होता है। लॉस काउंट 10% हो चुका है। फिर एक बार फिर डिमोनिक ब्लड एबिलिटीज एक्टिवेट करता है और अटैक पावर टेम्परेरीली बूस्ट करता है। मास्टरी से एंट्स स्लाइस करता है। एचपी और डिफेंस ड्रॉप होते हैं, लेकिन ब्लड पावर 2% बढ़ जाता है। एक बोल्ड एंट ऊपर से अटैक करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट की सोर्ड से पियर्स हो जाता है। इस बार डिटर्मिनेशन और फोकस बढ़ता है क्योंकि वो मैनेज कर रहा है। फिर मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज करता है। पावर बढ़ती रहती है। एंट्स स्टॉप नहीं होते, सीलिंग फ्लोर वॉल्स से आते रहते हैं। जुंग चेन भी अपना बेस्ट दे रहा है। एक एंट स्ट्राइक करता है, लेकिन एक और एंट साइलेंटली एडवांस करके उसके आर्म पकड़ लेता है। काम रहने की कोशिश करता है, लेकिन पेन ओवरवेलमिंग होता है। अपनी एक्स से रॉक को एंट पर गिराता है। काम कर जाता है क्योंकि रॉक क्रिटिकल हिट करता है, लेकिन आर्म बैडली
परमानेंटली इंजर्ड हो जाती है। सोचता है कि अब एबिलिटीज यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर कोई पीछे से आता है और मैजिकल एबिलिटीज यूज करता है। धीरे धीरे आर्म पहले जैसा हो जाता है। हीलिंग पावर यूज करने वाला एमसी था। एमसी पूछता है कि जम सुसाइड ट्राई कर रहा है क्या। लिटिल एक्सियन शॉक्ड है कि कैंग ही उसे हील कर रहा है। एमसी उसे रोकने को कहता है और खुद हीलिंग यूज करे। एमसी थैंक्स कहता है कंसर्न के लिए, लेकिन कहता है कि जॉन को भी हेल्प चाहिए। दोनों साइड बाय साइड फाइट करने को रेडी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो डाई करने के लिए। तभी कैंग सरप्राइज होता है कि एंट्स अभी भी तैयार हैं। एमसी समय रहते खुद को डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है ताकि और ज्यादा डैमेज ना हो। भले ही उन्होंने बहुत सारे एंट्स डिफीट कर दिए हों, लेकिन फीलिंग ये है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए उन्हें अपनी स्टैमिना मैनेज करनी पड़ती है। इसी कारण कैंग सोचता है कि उस होल के बाद कितने और एंट्स बाकी हैं। पोर वुबेन अभी भी अपनी टीम की मदद नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे मॉन्स्टर्स के साथ ट्रॉमा है, लेकिन वो जानता है कि इस तरह नहीं चल सकता और सोचता है कि ये सिर्फ उसके साथ क्यों हो रहा है। ये सब उसे सैड कर देता है क्योंकि बाकी लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं मॉन्स्टर्स फाइट करने में। हामिले वुबेन को बुलाता है और कहता है कि खुद को संभालो, लेकिन वुबेन रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार करता है। इससे सिर्फ कैंग और जुंग ही नहीं बल्कि आर्चर भी एंग्री हो जाता है क्योंकि उसे अपने फ्रेंड को ऐसे हालत में देखना अच्छा नहीं लगता। तो वो हीलर मेज को उसके नेक से पकड़कर शेक करता है, उसे थप्पड़ मारता है और पूछता है कि क्या वो देख रहा है कि क्या हो रहा है। कहता है कि अभी वो लोग अपनी जान रिस्क कर रहे हैं सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मरना चाहता है तो अकेले मरे और अपने ट्रॉमा की वजह से इनोसेंट लोगों को मत ले जाना। वुबेन के पास एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं है और इनफ स्ट्रेंथ भी नहीं है। फिर कुछ सेकंड के लिए वुबेन अपने फ्रेंड को याद करता है जिसने उसे कॉल किया था और बताया था कि उसने टेस्ट के दौरान एक इनक्रेडिबल पर्सन से मुलाकात की। पैंटिंग और कोल्ड स्वेटिंग के साथ वो अपने फ्रेंड की बात सुनता है। हैमिले नहीं चाहता कि उसका फ्रेंड ऐसे रहे और पूछता है कि क्या वो उसके साथ और उस पर्सन के साथ टीम बनाएगा ताकि अपना ट्रॉमा ओवरकम कर सके। ट्रॉमा शब्द सुनते ही हीलर के अंदर कुछ स्टर होता है और उसे अपने फ्लैशबैक्स याद आते हैं जब वो अपने फैमिली के साथ पोर्टल से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। फुल स्पीड में भागते हुए छोटा बॉय गिर जाता है और हर्ट हो जाता है। उसकी माँ कहती है कि जल्दी उठो, लेकिन वो कहता है कि दर्द हो रहा है। माँ कहती है कि वुबेन उसे टाइट पकड़ ले। छोटा बॉय अपनी माँ को पूरी ताकत से पकड़ता है, लेकिन उसके और माँ के सामने कुछ बुरा हो जाता है। वुबेन रोने लगता है। प्रेजेंट में वुबेन एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, खुद को चेंज करने या जैसा है वैसे रहने के बीच, लेकिन फ्लैशबैक्स का इफेक्ट हुआ लगता है क्योंकि उसकी एक्सप्रेशन बदल गई है। फिर वो हैम्बियल से कहता है कि वो बेस्ट ट्राई करेगा। वो अपनी आंखें बंद करता है और फोकस करता है कि उसे क्या करना है और कहता है कि वो किसी को भी अपनी वजह से मरते नहीं देखना चाहता। माना पार्टिकल्स उसके कॉन्जरिंग स्टाफ से एमिनेट होने लगते हैं। हाई माना कॉन्सेंट्रेशन की वजह से प्लेस का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। कैंग फाइट करता है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि कुछ गलत हो रहा है। सिस्टम बार बार अननोन एरर रिपीट कर रहा है। मेज absurd लेवल तक फोकस करता है। आर्चर अपने कंपेनियन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि सभी फ्रेंड्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैंग एंट से कॉर्नर में है लेकिन गिव अप नहीं करता। फाइनली वुबेन अवेकन होने वाला है और केज से बाहर बीस्ट बन जाएगा। उसकी मैजिक इतनी स्ट्रांग है कि पूरा प्लेस बर्निंग फ्लेम्स में कंज्यूम हो जाता है। वो सैलामेंडर समन करता है जो पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्ट्रांग है और इन्फर्नल हीट केव में सेटल हो जाता है। सैलामेंडर समनर के एनिमीज की तरफ एडवांस करता है और एक मोमेंट के लिए भी नहीं रुकता। फायर कंटिन्यू होकर स्प्रेड होता है। लिटिल एक्शन जो देख रहा है उससे फ्राइटेंड है। सैलामेंडर उसकी तरफ एडवांस करता है लेकिन उसे हिट नहीं करता। केवल टनल जहां से एंट्स आए थे वही बर्न होता है। एमसी भी इंप्रेस्ड है लिटिल मेज की एबिलिटीज से। फिर वो टर्न करता है और रियलाइज करता है कि ट्रॉमा एक इंसान पर क्या इफेक्ट डाल सकता है। आखिरकार मेज के लिए चीजें बदल गई हैं जिसे पहले ग्रुप में बर्डन समझा जाता था। वुबेन पूरे प्लेस को बर्न करने पर फोकस करता है लेकिन उसे एमसी कॉल करता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि होल को कोलैप्स कर दो, यही एक तरीका है। वुबेन की मॉन्स्ट्रस पावर के बावजूद एंट्स को रोकने के लिए अभी भी काफी नहीं है, तो वो तैयार हो जाता है और एमसी की रिक्वेस्ट को फॉलो करता है। एंट्स डिटरमाइंड है और एडवांस करना नहीं छोड़ते। एक एंट मेज के पास पहुंच जाता है, जानता है कि सब कुछ बॉय पर छोड़ नहीं सकता। प्रोटैगनिस्ट भी प्रिपेयर करता है और अपनी शील्ड एबिलिटी एक्टिवेट करता है। फिर पेन और एग्जॉस्शन के बावजूद सोर्ड रेस करता है और सोल्जर एंट पर स्ट्राइक करता है। जिस एंट का फोकस मेज पर था वो हीरो की तरफ टर्न हो जाता है। अब वो स्ट्राइक कर सकता है और वुबेन को प्रोटेक्ट करता है। अब सेफ होने पर समनर एमसी की कहने वाली चीज करता है। वो फाइनली पासेस ब्लॉक कर देता है ताकि एंट्स नहीं निकल पाए। प्रोटैगनिस्ट एडमायर करता है कि मैजिक कितनी औसम हो सकती है जब इतना माना स्टोर्ड हो, लेकिन मैजिक इतनी स्ट्रांग थी कि उन्हें तुरंत वहां से बाहर निकलना पड़ा, नहीं तो कॉट हो जाते। स्ट्रगलिंग करते हुए कैंग जुंग चान को पकड़ता है और फास्ट रन करता है। आर्चर भी उसे हरी करने को कहता है। पूरा प्लेस फिर से बेरिड हो जाता है। केवल चार्ड एंड कॉर्प्सेस बचते हैं। सेम
सेफ प्लेस में एमसी सबसे इंजर्ड स्क्वाड मेंबर को हील करता है। कैंग कंप्लीटली वॉर्न आउट है, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए ज्यादा कंसर्न्ड है। इसके बाद लुका बेलिनो अपीयर होती है और एमसी को कॉल करती है। वो शॉक्ड है कि वो कहीं से अचानक आ गई। कहती है कि कैंग ने 6 टेस्ट पास कर लिया है और रिवॉर्ड रिसीव करना चाहिए। सिस्टम एमसी का करंट स्टेटस डिस्प्ले करता है रिवॉर्ड के बाद, और उसे पता चलता है कि सिर्फ एक एट्रीब्यूट इंक्रीज करना कितना हार्ड है। लेकिन रिवॉर्ड्स खत्म नहीं हुए। प्रोटैगनिस्ट गर्ल से पूछता है कि टेस्ट्स क्यों दूसरों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके साथ। गर्ल रिप्लाई करती है कि कुछ टेस्ट्स वो अकेले कंप्लीट नहीं कर सकता और वुबन एसेंशियल था। शी एक्सप्लेन करती है कि वेरिएबल्स कंप्लीटली रैंडम और कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेज का ग्रुप में एंट्रेंस था। शी कहती है कि अगर उसने सोचा कि सोलो करना इजी होगा तो उसने गलत सोचा। एंड में ये सब उसके कारमा के कारण है। शी बताती है कि बस उसे शटअप होना चाहिए और फोकस करना चाहिए ट्रायल्स पास करने पर। हैंड जेस्चर करते हुए पूछती है कि समझा या नहीं, जबकि कैंग सीरियस एक्सप्रेशन में खड़ा है। शी फिर कहती है कि अगर समझ गया है तो तुरंत रियलिटी में रिटर्न करो। ग्रुप देखता है कि हीरो उठ गया है और खुश होता है। पूछते हैं कि ओके है या नहीं। अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाता कि क्या हुआ। कैंग पूछता है कि फिर से पास आउट हुआ क्या। वो पूछता है कि वो अभी भी क्यों है वहां, और आर्चर कहता है कि वे सिंपली वापस नहीं जा सकते। केव 10 मीटर गहरा है और फॉर्मेशन की वजह से क्लाइम नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन देने के बाद गाइस कहते हैं कि बेस्ट ऑप्शन है कि उसके उठने का वेट करें और देखें कोई ट्रैम्पोलिन है या नहीं। जुंग हमीले से पूछता है कि किसी के पास ऐसा यूजलेस चीज क्यों होती। आर्चर कहता है कि बस मजाक है। तब कैंग सबको सरप्राइज करता है और कहता है कि उसके पास एक्चुअली आइटम है। लोग पूछते हैं कि क्यों। कैंग कहता है कि एग्जैक्ट सिचुएशन के लिए। लिटिल एक्स शान सरप्राइज है कि एमसी एंट बेट आइटम्स और रैंडम स्क्रोल्स कैरी करता है। चारों प्रिपेयर होते हैं केव से बाहर निकलने के लिए। ट्रैम्पोलिन पर स्टेप करते हैं और अधिकतम हाइट तक जंप करने की कोशिश करते हैं। सेकंड जंप फर्स्ट से हायर है। फाइनली सेकंड जंप में केव से लीप आउट कर लेते हैं। केव छोड़ते ही आइटम डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि सिंबल यूज आइटम इन्वेंटरी से डिसअपियर हो गया। कैंग का ग्रुप हंटर हेडक्वार्टर्स लौटता है और फेलियर रिपोर्ट करता है। डिवीजन मिस्टेक रिकॉग्नाइज करता है और नए रेड का एक्सेस देता है। बाकी तीनों डिसाइड करते हैं कि ये और बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए और मैटर रिजॉल्व कर देते हैं। फिर भी एमसी अफ्रेड है, क्योंकि फ्यूचर में ये रिपीट हो सकता है और अगर डिस्कवर्ड हुआ तो बैंड भी हो सकते हैं। थिंक करते हुए कोई उसका हाथ पकड़ता है और ग्रीट करता है। वो साइड में फेस टर्न करता है और वंडर करता है क्यों। वुबन कैंग का हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या वो नेक्स्ट रेड साथ कर सकते हैं और कि वो और मेहनत करेगा ताकि नेक्स्ट रेड में फिर से बर्डन न बने। वुबन की बातों से हमारे हीरो खुश हो जाता है। वो रिप्लाई करता है कि हम एक ग्रुप हैं और चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही बाकी दो लोग वीआर शब्द को लेकर सोचने लगते हैं और एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि कैंग अजीब वर्ड्स यूज करता है जब चीजें क्रिंजी हो जाती हैं। जुंग चान को याद आता है कि कैंग ने बताया था कि उसने अभी तक किसी मैनेजमेंट के साथ साइन नहीं किया। हंटर एचक्यू में कन्वर्सेशन के बाद लोग गुड बाय कहते हैं। जुंग ग्रुप से वॉक करते हुए किसी को कॉल करता है। बैकग्राउंड में चियान एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग दिखाई देती है। किसी की आवाज आती है कि हाँ समझ गया। उसके पास खड़ी लेडी पूछती है कि किस कॉल ने उसे ऐसा साई करने पर मजबूर किया। वुमन रिप्लाई करती है कि वो लिटिल एक्सचन से बात कर रही थी और वो ई रैंक हंटर हायर करने वाले हैं। सरप्राइज्ड दूसरी वुमन पूछती है कि ऐसा बोलने का मतलब क्या है। फर्स्ट वुमन समझने की कोशिश करती है। कैंग की रिकमेंडेशन से वुमन रिसर्च करती है और पता लगाती है कि कुछ समय पहले तक वो सिर्फ एफ रैंक था। उसे याद आता है कि जुंग ने कहा था कि डेटा से जज मत करो, एबिलिटी से करो, और एक्सप्लेन करती है कि एमसी सबसे बेस्ट हंटर है जो उसने देखा। अगर वो लिटिल एक्स की हेल्प नहीं करती तो बाद में ड्रामा बड़ा हो जाएगा। रिक्रूटमेंट स्प्रेडशीट पर वो नोट करती है कि रिकमेंडेशन चुंग चन वू की तरफ से। प्रिंटर कांग की रिकमेंडेशन प्रिंट करता है। एक गाय रिसीव करता है और वंडर करता है कि रिकमेंडेशन में कौन है। कांग के नाम को क्वेश्चन करते हुए उसका सुपीरियर आता है और पूछता है कि ये कौन है। उसने कभी इस नाम को नहीं सुना। पेपर्स देखने के बाद वो सरप्राइज्ड होता है कि ई रैंक को रिकमेंडेशन मिली। बैकग्राउंड में कुछ लोग कहते हैं कि मिन्युक फिर ट्रबल कर रहा है। सुपरवाइजर रिप्लाई करता है कि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। सुपरवाइजर मिन्युक से पूछता है कि कैंग वही है जिसे उसने रिक्रूट करने की कोशिश की थी और फेल हो गया था। फिर वो क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि अगर हीरो पास हो गया तो चिनसेंग सिलेक्शन उनके लिए कॉस्टली होगा क्योंकि मिन्युक में टैलेंट देखने की एबिलिटी नहीं है। सार्कास्टिकली दूसरा गाय धन्यवाद देता है उसके काम के लिए। इतनी क्रिटिसिज्म के बाद वो साइलेंट हो जाता है, लेकिन फिर पेपर क्रम्पल कर देता है और उसे ट्रैश बॉल बना देता है। मीनवाइल एमसी पुलअप्स कर रहा है वाइड बैक बनाने के लिए और बिना रुके ट्रेनिंग कर रहा है। नोटिफिकेशन साउंड आता है। वो पॉकेट से फोन निकालता है। नोटिफिकेशन में लिंक आता है जो वांग से भेजा गया है और फ्रीक्वेंट ई लिंक है। कायन सोचता है कि अगर वो रेंजर बनता है तो डिफरेंट प्लेसेस भेजा जाएगा। वो फोन टाइट पकड़ता
करता है और कहता है कि एवरीवन सेफ रहे। रेंजर फ्लीट बैटलफील्ड की तरफ हेड करता है। सब टेंस हैं कि वहां क्या होगा, इंक्लूडिंग वो गाय जिसे एमसी ने हेल्प किया था। बैटल साइट पहुंचते ही सब ट्रक से उतरते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है कि मिशन सिविलियंस रेस्क्यू करना और मॉन्स्टर्स एलिमिनेट करना है, गार्ड डाउन नहीं रखना क्योंकि टीममेट्स मर सकते हैं। एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड एफिशिएंटली काम करता है। म्यूटेंट वुल्व्स एक एक करके गिरते हैं। डिस्ट्रक्शन स्प्रेड होने के बावजूद मॉन्स्टर्स धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। बैकग्राउंड में कोई शाउट करता है कि सोल्जर्स नेक्स्ट लोकेशन जाएं। सोल्जर्स रीपोजिशन होते हैं। एरिया पेट्रोल करते हैं सिविलियंस और मॉन्स्टर्स चेक करने के लिए। विजिलेंट सोल्जर सोचता है कि उसे एनएलएस से कितना हेट्रेड है, लेकिन इंस्पेक्ट करने के बावजूद उन्हें ऊपर मॉन्स्टर्स का पता नहीं चलता। क्रीचर मूवमेंट से बोल्डर्स गिरने लगते हैं। कंबैटेंट नोटिस करता है और दोस्तों को वार्न करता है कि मॉन्स्टर्स ऊपर से आ रहे हैं। वे क्रीचर्स पर शूट करते हैं और टोल्ड किया जाता है कि एक भी एस्केप ना पाए। पूरा एरिया बुलेट्स और एलईएस की वजह से कोलैप्स होने लगता है। एक एनएलई फ्ली करने की कोशिश करता है लेकिन बोल्डर गिर जाता है। डेब्री स्मोक उठाता है और विजिबिलिटी लो हो जाती है। सोल्जर्स लो विजिबिलिटी में भी स्क्रीम सुनते हैं जो मॉन्स्टर अटैक हो रहा है। सोल्जर मैनेज करता है मॉन्स्टर पाइट ब्लॉक करने के लिए वेपन उसके माउथ में स्टिक करके। कॉमरेड हाथ बढ़ाता है और फ्रेंड को बाहर खींचता है। मॉन्स्टर के नीचे से निकलते हुए चुनिक कहता है कि इसलिए वो नोलेस से नफरत करता है। ऑर्डियल के बाद लेफ्टिनेंट उन्हें एरिया सर्च करने और ज्यादा एनएलईएस मिले तो रिपोर्ट करने को कहता है। चुनिक सराउंडिंग्स पेट्रोल करता है, हमेशा हाई अलर्ट। फ्रंट में गई कुछ गलत नोटिस करता है, इसलिए वो थोड़ी देर रुकते हैं। वो साइड में फेस टर्न करता है और शॉक्ड होता है। फिर शैन अपने कमांडर पार्क से पूछता है कि क्या हो रहा है। पार्क रिप्लाई करता है कि उसे फॉर्मेशन छोड़नी पड़ेगी क्योंकि एलिंक आने से पहले उसके भाई ने मैसेज भेजा था कि वो शेल्टर्स जा रहा है लेकिन वहां सेफ नहीं है। चुन कहता है कि कम से कम सुपीरियर को रिपोर्ट कर दो, लेकिन पार्क कहता है कि एरिया सेकंड कंपनी का नहीं थर्ड का है। चुन आर्ग्यू करता है लेकिन ज्यादा असर नहीं होता, इसलिए गाय अंडरस्टैंडिंग मांगता है। कहता है कि अगर उसकी ग्रैंड मदर होती तो वो भी ऐसा करता। चुन रिप्लाई करता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पार्क अकेले डेंजरस एरिया में जा रहा है। आर्ग्यूमेंट्स के बाद पार्क थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर भी वो ऑपोजिट करता है और डेंजर जोन की तरफ हेड करता है। चुन कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो कॉमरेड को वहां जाते देखता है। वो फास्ट रन करता है ताकि फैमिली सेफ रहे, लेकिन उसका फ्रेंड उसके साथ रन करता है और कहता है कि अकेले नहीं जाने देगा। पार्क डेंजर वार्न करता है और और चुन से सेफ जोन रिटर्न करने को कहता है। कमांड वर्ड्स के बाद चुन रिप्लाई करता है कि चाहे कहीं भी जाए वो भी जा रहा है, केवल रीजन कि वो फ्रेंड के साथ है क्योंकि सोचता है कि कैंग भी ऐसा करता। वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन बेल एक्टिवेट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।